तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग का लास्ट क्लास है, ऑलमोस्ट लास्ट क्लास बोल सकते हो, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 का बहुत इजी आज का क्लास। हम लोग इसमें बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। हो सकता है ये क्लास आपको लेंदी लगे बट बहुत छोट मतलब बहुत इजी है। तो क्या हम लोग इसमें आज पढ़ने वाले, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। मेरा मकसद आपको मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पढ़ाना ये नहीं है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग करो, बल्कि आप उसको प्रोटेक्ट कैसे करो, रोको कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस दिया हुआ है। और क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए बहुत सारे मेजर मेजर बैंक्स का सहारा लिया जाता है, तो बैंक्स ऑल्दो विलिंगली नहीं करता ये सब काम, लेकिन बैंक को भी क्या पता, तो बैंक्स को और ज्यादा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड ऑल लगाने चाहिए, कंट्रोल्स लगाने चाहिए, ताकि वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को ट्रेस कर सके और। तो इसीलिए ये वाला टॉपिक कोर बैंकिंग में पढ़ाया गया है कि बैंक जो सीबीएस सॉफ्टवेयर लगाता है ना, उसमें ये सिस्टम भी लगाना चाहिए कि ये कोई टाइप का सस्पिशियस एक्टिविटी हो रहा है या कोई बंदे का बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है तो सबका रिकॉर्ड रखे, और फिर वो रिकॉर्ड डायरेक्टर जो होता है उसको प्रेजेंट करना, डायरेक्टर ऑफ नॉट ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर ऑफ द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ना एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया है, ठीक है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 2002। इतना ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग होने लग गया तो इसके लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया। मैम मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या, बाय द वे लॉन्ड्रिंग वर्ड का मतलब आप जानते हो? लॉन्ड्रिंग, कभी अपना कपड़ा दिए हो लॉन्ड्री में, क्या करने देते हो? कपड़ा में दाग लग जाता है, उसको वॉश करने देते हो और वो कपड़ा एकदम सुंदर खिला हुआ रूप में एकदम व्हाइट होकर निकल जाता है ना। यही तो लॉन्ड्री का बेनिफिट होता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब पता है क्या हुआ? ब्लैक मनी को, टेंटेड मनी को, समझ में आ रहा है, लॉन्डर करके, लॉन्ड्री करके, सफाई करके उसको कन्वर्ट कर देना व्हाइट मनी में। तो कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी, टेंटेड मनी, दाग लगा हुआ मनी को इनटू व्हाइट मनी, दैट इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। समझ में आया? तो अब ये सोर्सेस क्या मनी लॉन्ड्रिंग का, मैंने बोला मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या हुआ। और आपको कुछ नहीं लिखना है क्योंकि ये पूरा चैप्टर का, ये जो लास्ट का पूरा है, मैंने नोट्स ऑलरेडी रेडी कर रखा है, वहीं से फॉलो करोगे, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब बताओ क्या हुआ। मैंने क्या बोला? मनी लॉन्ड्रिंग, मेरे साथ साथ डेफिनेशन लर्न करो। मनी लॉन्ड्रिंग वर्ड का मतलब क्या हुआ? कन्वर्टिंग द ब्लैक मनी, जिसको मैं क्या बोलूंगी, डर्ट मनी, गंदा मनी, ठीक है, या बोल लो इलीगल मनी, ब्लैक मनी बोलो या बोल लो इलीगल मनी, इनटू व्हाइट मनी। व्हाइट मनी मतलब बोले तो लीगल मनी। तो इस कन्वर्जन को हम लोग बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये होता कैसे है? जैसे बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस होते हैं, नेता लेते हैं, पुलिस होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, या कोई भी प्रोफेशन में लोग रिश्वत लेते हैं या कुछ मतलब कि अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे मान लो ड्रग्स या नारकोटिक्स का ट्रेडिंग कर रहे हैं विच आर इलीगल ट्रांजैक्शन, उससे जो जनरेटेड प्रॉफिट आ रहा है या जो रेवेन्यू आ रहा है या कोई रिश्वतखोरी से पैसा आ रहा है, तो ये सभी को तो ब्लैक मनी बोला जाता है। तो ये ब्लैक मनी को इस तरह से लेयरिंग कर देना, इस तरह से उसके प्लेस ऑफ क्राइम से उसको हटाकर कोई दूसरे बंदे के अकाउंट में जमा कर देना और उससे दूसरा असेट खरीद लेना, जिससे उसका जो सोर्स है, इलीगल सोर्स ऑफ मनी, इलीगल प्रोसीड्स, इलीगल एप्लीकेशन ऑफ मनी, सब कुछ आप कंसील कर दो, सब कुछ ओपेक कर दो। ओपेक मतलब कंसील करना, धुंधला कर दो कि पता ही नहीं चले कि ब्लैक मनी आया तो आया कहां से। तो बोल रहे हैं ब्लैक मनी का जो प्रोसीड्स होता है, प्रोसीड्स मतलब समझ गए, मान लो आपके पास ब्लैक मनी आया 1 करोड़ का, आपने किसी से रिश्वत लिया, ठीक है, आपने किसी से 1 CR का रिश्वत लिया। मान लो आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, आपने किसी नेता के बेटे को एडमिशन दिया कोई बड़े हायर कॉलेज में, और उसमें आपने बोला कि मुझे 1 CR का घूस दोगे तो मैं आपके बेटे को फ्री में कॉलेज में एडमिशन करा दूंगा, जिसका 40% मार्क्स भी नहीं आया क्लास 12 में। तो रिश्वतखोरी लेकर उसका एडमिशन करवाया, तो ये इलीगल प्रोसीड्स, ठीक है। वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो प्रिंसिपल है उसके पास ये इलीगल प्रोसीड्स है, 1 CR उसके हाथ में। अब ये 1 CR को क्या करेगा, जहां पे ये क्राइम कंडक्ट हुआ है, प्लेस ऑफ क्राइम कॉलेज में उसके हुआ है, कॉलेज में उसका पेरेंट, नेता जो था, बच्चे का पेरेंट यानी वो जो नेता था, करप्टेड नेता, वो 1 करोड़ का लालच देके गया था, 1 करोड़ मिला उसे, तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो 1 CR मिला वहीं रख के रखेगा क्या, ताकि लोग आकर देखे कि 1 CR रखा हुआ है, ये रिश्वत लेता है, और उसको पकड़ ले पुलिस आकर, रेड पड़ जाए इनकम टैक्स अथॉरिटी का, ये सब तो नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेगा, प्लेस ऑफ क्राइम से, जहां पे उसने ये घूसखोरी ली है, रिश्वतखोरी की है, उसको वहां से हटाएगा, ट्रांसफर करेगा, ये पैसे को कहीं ना कहीं छुपाएगा। मान लो आधा पैसा अपनी बीवी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, आधा पैसा रिलेटिव के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, आधा पैसा अपने कोई बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसे पैसे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ तोड़कर अलग अलग प्लेसेस में जाकर उसे ट्रांसफर कर देगा या अलग अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। क्योंकि अगर अपने ही बैंक अकाउंट में जाकर 1 करोड़ रुपए एक संग जमा करेगा तो बैंक पूछेगा ना, भैया ये 1 CR आया तो आया कहां से, तुम्हारे पास प्रूफ दिखाओ, इसका सोर्स ऑफ इनकम दिखाओ, IT अथॉरिटी को बुलाऊं क्या।
एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के डायरेक्टर को बुलाऊं क्या इन्वेस्टिगेशन करने? तो ये जो 1 CRS के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, टुकड़े टुकड़े कर कर, यानी आप समझो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में बांट दिया जाएगा। 5 लाख, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, जब तक पूरा 1 CR का लिमिट एग्जॉस्ट ना हो जाए। छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर इसे क्या कर दिया जाएगा, अलग अलग जगह स्टोर कर दिया जाएगा। कुछ अपने तिजोरी में डाल दिया, कुछ पत्नी के नाम पे डाल दिया, कुछ अपने बेटे के नाम पे डाल दिया, कुछ रिलेटिव के अकाउंट में डलवा दिया, तो अलग अलग जगह। सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर एक्चुअली कंसीलिंग द इलीगल प्रोसीड्स, you are hiding the source of this illegal proceed and you're also hiding the application of these illegal proceed। तब आप हाइड कर दे रहे हो, ठीक है। और फिर बाद में आप इसको कन्वर्ट करोगे इस तरह से इंटीग्रेट करके कि इट विल अपीयर दैट दिस 1 CR हैज अपीयर्ड फ्रॉम अ लेजिटिमेट सोर्स ऑफ इनकम। ये लेजिटिमेट इनकम है आपका, लीगल इनकम है, आप ऐसा दिखा दोगे। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। क्या बोला जाता है? मनी लॉन्ड्रिंग। तो अभी देखो, अभी आपने क्या किया, ये अलग अलग बैंक अकाउंट में जमा किया, तो इसको बोलते हैं प्लेसमेंट। ये जो फर्स्ट स्टेप मैंने बोला ना, इसको बोलते हैं प्लेसमेंट। आपने क्या किया? प्लेस चेंज किया। किसका प्लेस चेंज किया? ये जो करप्टेड मनी आया था, इसका प्लेस ऑफ ओरिजिन को चेंज किया। यू हैव एक्चुअली शिफ्टेड द मनी फ्रॉम द प्लेस ऑफ क्राइम टू अ प्लेस व्हिच विल बी लेस सस्पिशियस एंड व्हिच इज कन्वीनियंट फॉर द मनी लॉन्ड्रर, ठीक है। यानी कि वो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल जो ये रुपया लिया रिश्वतखोरी में, उसको वो ट्रांसफर करे कहीं ना कहीं, तो इसका प्लेस को चेंज कर रहा है, शिफ्टिंग इट फ्रॉम प्लेस ऑफ क्राइम टू अ प्लेस वेयर इट कैन नॉट बी सस्पेक्टेड। दूसरी जगह पहुंचा रहा है जहां पे सस्पिशन का कोई स्कोप ही ना हो, कोई चांस ही ना हो, तो इसको बोला जाता है प्लेसमेंट। इसको क्या बोला जाता है? प्लेसमेंट। तो अब अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया छोटे छोटे अमाउंट में, इसको क्या बोला जाता है? प्लेसमेंट। अब वो पता है क्या करेगा? अब वो क्या करेगा, देखो, जैसे कि एक बैंक में फॉर एग्जाम्पल, इस बैंक में वो 5 लाख रुपया जमा किया, इस बैंक में वो 5 लाख जमा किया। अब जानते हो वो क्या करेगा? 5 लाख को कन्वर्ट करेगा। ये 5 लाख बैंक से शेयर्स खरीद लिया, आईसीआईसीआई का शेयर्स खरीद लिया, फिर आईसीआईसीआई का शेयर्स बेच दिया, उसके बाद शेयर्स खरीद लिया मे बी से इन्फोसिस का शेयर्स खरीद लिया, फिर उसके बाद बेचकर रिलायंस का शेयर्स खरीद लिया, फिर रिलायंस का शेयर बेचकर टीसीएस का शेयर खरीद लिया। मतलब जानबूझ के इन्वेस्टिंग डिसइन्वेस्टिंग करेगा, बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन करेगा, जिससे आप ओरिजिनल मनी को, ठीक है, उसके सोर्स से कहीं दूर पहुंचा सको। यू वांट टू एक्चुअली रिमूव द ओरिजिनल मनी फ्रॉम इट्स सोर्स, यू वांट टू डिस्टेंस दिस इलीगल मनी। आप डिस्टेंसिंग कर रहे हो, इलीगल मनी को आप क्या कर रहे हो? दूर कर रहे हो, डिस्टेंस कर रहे हो फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है, जहां से ओरिजिनेट हुआ था ना, आप उसको दूर कर रहे हो। इतना सारा ट्रांजैक्शन कर दिया इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करके। तो मान लो कि कोई बंदा, आपका केस पकड़ा भी जाता है, कोई बंदा आता है बोलता है ये रुपया कहां से आया? आप बोलोगे टीसीएस का शेयर बेच कर आया, तो बोलेगा टीसीएस का शेयर कहां से बेचा? बोलो रिलायंस का शेयर बेच के आया। वो कैसे? इन्फोसिस का शेयर। पूरा उसको उलझा दोगे। और वैसे भी मनी लॉन्ड्रिंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ 1 डे, ये सालों साल होता है, तब जाके ये सब ट्रांजैक्शन सेट होता है, मे बी 5 ईयर 6 ईयर्स। और 6 ईयर्स के बाद तो वैसे भी इनकम टैक्स में बुक्स अकाउंट मेंटेन करने का दरकार नहीं, आपको 6 ईयर्स मेंटेन करना पड़ता है। तो जब तक आप ये सब करो, अब ये पूछेगा इनकम टैक्स का बंदा कि अच्छा टीसीएस को शेयर खरीदने के लिए पैसा कहां से आया था? तो अब उसका सोर्स पूछो, बोलोगे वो तो 6 साल पहले मेरा आया था, उसके लिए तो मैंने बुक्स अकाउंट मेंटेन ही नहीं करके रखा। इस तरह से आप पूरा घुमा देते हो। सो मनी लॉन्ड्रिंग इज नॉट अ मैटर ऑफ 1 डे, series of activities are involved, series of investment disinvestment, series of transactions are involved, series of time period is involved, series of agents are involved। कितने जन इसके पार्टी होते हैं, तब जाके मनी लॉन्ड्रिंग होता है। So you are distancing the original illegal money from its place of origin to farthest location। तो आपने देखा इतना सारा इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट किया, और फाइनली आपने क्या किया जानते हो? लास्ट स्टेप, आपने अलग अलग जगह इसको क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। आप लेयरिंग कर रहे हो। सेकेंड स्टेप क्या हो गया? आप लेयरिंग कर रहे हो। आप पैसे की क्या कर रहे हो? पैसे की आप लेयरिंग कर रहे हो। सेकेंड स्टेप क्या हुआ? पैसे की आप लेयरिंग कर रहे हो। फाइनली आप क्या करोगे पता है? जब 5-6 साल हो गया, अब आप क्या करोगे? जो अलग अलग जगह रुपया को बांट रखा था ना, कोई रिलेटिव को, कोई ड्राइवर को, कोई सर्वेंट को दे रखा था, कोई अपने वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर रखा था, कोई शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा था, कोई प्रॉपर्टी में खरीद रखा था उसे, अब ये सारे पैसों को एक संग जमा करोगे, ठीक है। अब मान लो ये सारे पैसे 1 CR, अब 1 CR सपोज करो आपने क्या किया, एक संग 1 CR, बहुत जन ऐसा करते हैं, तभी तो बोलते हैं ना स्विस बैंक चेक करो, इसके स्विस बैंक अकाउंट में पैसा होगा। आप ये सारा रुपया एक संग जमा करके स्विस बैंक में ट्रांसफर कर देते हो। कहाँ ट्रांसफर कर देते हो? फॉरेन बैंक में, क्योंकि फॉरेन बैंक में ट्रांसफर कर दोगे तो आप इसको इंडिया से बहुत दूर बेच दिए। अब इतना कोई किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा कि इसका फॉरेन में भी बैंक है, वहां जाकर चेकिंग करना चाहिए। तो ये सारा रुपया आपने क्या किया? स्विस बैंक में ट्रांसफर कर दिया 1 CR। समझ में आ रहा है? अब इसी को बोला जाता है हवाला ट्रांजैक्शन, इसी को बोला जाता है हवाला ट्रांजैक्शन। इसका प्रोसेस होता है, आप इंडिया में एक हवाला ब्रोकर को लेते हो, ठीक है, ये सब करवाने वाले बहुत सारे एजेंट होते हैं, वो एजेंट को बुलाते हो, बोलते हो मेरा ना
ये 1 CR INR है ना, इसको कन्वर्ट करवा दो डॉलर में और स्विस बैंक में जमा करवा दो। तो वो जो इंडियन ब्रोकर है, इंडियन हवाला ब्रोकर, वो आपसे कुछ कमीशन लेगा, बोलेगा काम हो जाएगा बॉस, कोई टेंशन का बात नहीं है। उसका सेटलमेंट किया हुआ है अमेरिकन मनी लॉन्ड्रर से, अमेरिकन जो एंड ये मनी लॉन्ड्रिंग ब्रोकर है वहां पे भी उसका एक बंदा है। तो अब ये इंडियन ब्रोकर, जो इंडियन मनी लॉन्ड्रिंग ब्रोकर, वो कांटेक्ट करेगा अमेरिका के मनी लॉन्ड्रर ब्रोकर से, उसको बोलेगा फोन करके कि भाई जो ये 1 करोड़ रुपया INR में तुमको भिजवाऊंगा, एक काम करना, उसका इक्विवेलेंट US डॉलर में कन्वर्ट कर कर ये मिस्टर एक्स के अकाउंट में, स्विस बैंक में अकाउंट खुलवा देना। मिस्टर एक्स कौन था? वही प्रिंसिपल जिसने ये सब किया। तो उसने बोला ठीक है कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे कमीशन चाहिए। तो बोलेगा मेरा और तेरा कमीशन काट कर जो इक्विवेलेंट डॉलर बचेगा ना, उतना डॉलर जमा करवा देना मिस्टर एक्स के अकाउंट में डॉलर में स्विस बैंक में। तो इस तरह से प्रोसेसिंग होता है। तो ये सब करवा दिया, कमीशन ले लिया इसके रिटर्न में, ठीक है। तो वहां पे भी एक हवाला एजेंट बैठा है, यहाँ पे भी एक हवाला एजेंट बैठा है ये सब करवाने के लिए। स्विस बैंक में अकाउंट खुल गया, इक्विवेलेंट डॉलर में कन्वर्ट हो गया 1 CR, समझ में आ रहा है। फिर डॉलर में कन्वर्ट होकर उसका बैंक अकाउंट खुल गया स्विस बैंक में। अब फिर कुछ साल बाद वो क्या करेगा जानते हो? वो दिखा देगा कि उसने क्या किया है। मान लो फॉरेन में गुड्स एक्सपोर्ट किए, ठीक है, मिस्टर एक्स दिखा देगा फॉरेन में गुड्स एक्सपोर्ट किया और उससे उसका इनकम आया फॉरेन डॉलर में। जबरदस्ती का झूठा एक्सपोर्ट इनवॉइसेस क्रिएट कर देगा। इनवॉइसेस क्रिएट करने में क्या जाता है? या फिर दिखा देगा कि फॉरेन बैंक ने उसे लोन दिया है, या दिखा देगा कि चैरिटी से रुपया है, NGO खोल देगा, बोलेगा चैरिटी से रुपया आया है, मेरा एक NGO है उसमें चैरिटी से रुपया है। कुछ भी उल्टा पुल्टा हेरा फेरी कर कर लोन दिखा देगा अगेंस्ट पब्लिक डिपॉजिट। कुछ भी हेरा फेरी कर कर क्या करेगा? वो रुपया को वापस से इंडिया में बुलवाएगा। समझ आ रहा है? दिखा देगा लोन आया है या चैरिटी से आया है या कुछ भी हेरा फेरी, NGO खोलकर, या मैंने एक्सपोर्ट किया था, एक्सपोर्ट का फॉल्स इनवॉइसेस क्रिएट कर देगा। तो हेरा फेरी कर कर रुपया मंगवा लेगा यहाँ पर, और फिर फाइनली वो बड़े रुपए से बड़े बड़े प्रॉपर्टीज को खरीद लेगा, एसेट्स में इन्वेस्ट करेगा, रियल प्रॉपर्टी खरीद लेगा, कोई आइलैंड खरीद लेगा, कोई बड़ा याच खरीद लेगा, बोट खरीद लेगा, शिप खरीद लेगा, आइलैंड खरीद लेगा। पनामा ट्रांजैक्शन के बारे में सुना होगा, पनामा खरीदा, हवाला ट्रांजैक्शन में पनामा बहुत फेमस हुआ था, छोटे छोटे आइलैंड खरीद लेते बड़े बड़े। तो वही तो हवाला ट्रांजैक्शन। तो फाइनली क्या किया? इंटीग्रेशन कर दिया। फाइनली क्या किया बताओ? इंटीग्रेशन कर दिया। लास्ट स्टेप क्या हो गया? इंटीग्रेशन। लास्ट स्टेप क्या हो गया? इंटीग्रेशन। लास्ट स्टेप क्या किया? अपना जो मनी अलग अलग जगह बांटा हुआ था उसको एक संग इकट्ठा किया, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको स्विस बैंक में जमा किया, वहां से मंगवाया, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, उसके अगेंस्ट फॉल्स डॉक्यूमेंट इनवॉइसेस क्रिएट किया, चैरिटेबल लोन दिखा दिया या डोनेशन दिखा दिया, कुछ भी करके ऐसे दिखा के पैसा को लेजिटिमेट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस कन्वर्जन ऑफ इनलीगल मनी इनटू लीगल सोर्स इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग में स्टेप्स आते हैं, ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप है। पहला हो गया प्लेसमेंट, दूसरा हो गया लेयरिंग करना, तीसरा हो गया इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट बोले तो क्या किया? जो प्लेस ऑफ क्राइम है उससे मनी को कहीं दूर पहुंचा देना, ठीक है। तो चेंजिंग द प्लेस ऑफ इलीगल प्रोसीड्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ क्राइम टू अ प्लेस व्हिच इज लेस सस्पिशियस, like breaking the money into small amount and transferring them into different bank account, that is called placement. And finally by the repeated process of investment, disinvestment, ठीक है, कहीं यहाँ इन्वेस्ट किया, रिलायंस का शेयर खरीदा, कभी कोई चीज का शेयर खरीदा, कभी इसका बेचा, कभी उसका खरीदा, उसको आप लेयरिंग कर रहे हो, छुपा रहे हो, यू आर डिस्टेंसिंग द इलीगल मनी फ्रॉम इट्स सोर्स टू अ फार्दर प्लेस। देखो इसका ओरिजिनल सोर्स यहाँ था, मैंने इसको कितना सारा ट्रांजैक्शंस करके कवर करने की कोशिश की ताकि ओरिजिनल सोर्स का पता ही ना लग सके। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लेयरिंग। कहीं पे इन्वेस्ट किया, कोई शेयर में इन्वेस्ट किया या कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदा है, कुछ भी किया, दैट इज कॉल्ड लेयरिंग। एंड फाइनली ये छोटे छोटे मनी को एक संग इकट्ठा कर कर मैंने इसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके फॉरेन में अकाउंट खुलवा लिया स्विस बैंक में, दैट प्रोसेस कॉल्ड इंटीग्रेशन। एंड फाइनली दैट इंटीग्रेटेड मनी is again being called back to India and is invested in a big property. Maybe you have purchased some real estate property, some building, some property, some gold, some diamond, and उसके against आपने दिखाया पैसा कहाँ से आया? By creating false invoices of export business, by creating false charitable donations and all. That is called the process of integration. अब बोलोगे मैम कि ये जो बंदा है ये अपने रिलेटिव को पैसा दे रहा है, ड्राइवर को पैसा दे रहा है, उनके अकाउंट में जमा करवा रहा है, अगर वो उनका पैसा लेकर भाग जाए तब क्या होगा? किसी का हिम्मत भी नहीं होता है कि जो ये सब काम करे। इस बंदे से टकराए जो ऑलरेडी इतना बड़ा घटिया काम कर रहा है, इलीगल काम कर रहा है, किसका हिम्मत होगा कि इस अपने मालिक से टकराएगा जो मालिक खुद ही एक एकदम करप्टेड आदमी है? सबको डर रहेगा। और ये सब ट्रांजैक्शन में क्या पता किसी को गोली से उड़ा दे, कोई पैसा नहीं दिया, कोई बड़ा बात नहीं है, सब होता है नॉर्मल। तभी तो अंडरवर्ल्ड क्या होता है? यही तो होता है अंडरवर्ल्ड की दुनिया। टेररिज्म को भी तो इसी से फाइनेंस किया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज से। टेररिस्ट के पास पैसे कैसे आते हैं? बॉम्ब बनाने के लोग ही देते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से आता है। तो अब इसमें बैंक का मेजर रोल है ना, तो इसीलिए बोला गया जो कमर्शियल बैंक है, जब उनके पास रुपया आता है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड्स मेंटेन करो, हर एक
क्लाइंट का केवाईसी डॉक्यूमेंट लो, फिर उससे रुपया जमा लो। नो योर कंज्यूमर, तभी तो मैंने जितना बार भी प्रोसेस बोला था, मैंने बोला था केवाईसी डॉक्यूमेंट लेना जरूरी है। केवाईसी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करो, डॉक्यूमेंट लेकर उसका रिकॉर्ड भी रख के रखो, डॉक्यूमेंटेशन रख के रखो, क्योंकि डायरेक्टर जो होता है वो कभी भी मंगवा सकता है। डायरेक्टर मतलब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जो डायरेक्टर अपॉइंटेड है ये सब बैंक्स को वेरिफिकेशन करने के लिए, वो कभी भी मंगवा सकता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पास किया गया 2002 में। ठीक है, या बोल लो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बोले प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए बोलते हैं, एंटी नहीं बोलते, पीएमएलए एक्ट। ठीक है, पीएमएलए एक्ट पास किया गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में। अब इसमें एक डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया। अब ये डायरेक्टर का काम क्या है कि जितने भी हम लोग तो बैंक्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं ना, कि बैंक्स के कॉन्टेक्स्ट में क्या रूल है, क्योंकि कोर बैंकिंग का पार्ट है। और बैंक जो है ऑल्दो वो नहीं भी चाहता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग ना करवाए, बट कितनी बार इनोसेंटली वो पार्टी हो जाता है टू द मनी लॉन्ड्रिंग, वो करवा देता है, उसको पता भी नहीं चलता। बड़े बड़े नेता करते हैं ऐसा, दे कन्वर्ट देयर ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी। जैसे डीमोनेटाइजेशन में कितना हुआ था, रातों रात बैंक्स में जाकर कितने सारे बैंक के मैनेजर लोग को जेल भी हुआ था उस टाइम, इफ यू रिमेंबर डीमोनेटाइजेशन जब मिस्टर नरेंद्र मोदी ने लेकर आया था, याद है ना ये सब, किस तरह से रुपया बिक रहा था, दे वर कन्वर्टिंग दोज मनी। तो ये डायरेक्टर जो है किसका डायरेक्टर, अपॉइंटेड अंडर दिस पीएमएल एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब ये डायरेक्टर बोलता है कि हर एक बैंक को ना, जितने भी क्लाइंट के ट्रांजैक्शन हो रहे, जितने भी उनके कस्टमर्स आईसीआईसीआई बैंक, उनको उनका ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना चाहिए। दे शुड मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन व्हिच इज टेकिंग प्लेस इन अ बैंक, एंड नॉट ओनली द रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन बट आल्सो द रिकॉर्ड ऑफ द कस्टमर बेनिफिशियरी। जैसे मान लो कि मैं आईसीआईसीआई में बैंक अकाउंट खुलवाने गई, तो मेरा भी रिकॉर्ड मेंटेन करके रखो कि ये मेरा कस्टमर है। अच्छा, उसका आइडेंटिटी प्रूफ भी मेंटेन करके रखो, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आप उसका केवाईसी डॉक्यूमेंट लिए हो, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन करके रखो। तब ये सब मेंटेन करना जरूरी है। और डायरेक्टर जब भी मांगेगा, बैंक को फर्निश करना पड़ेगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए बैंक के पास। और अगर बैंक ये सब इन्फॉर्मेशन मेंटेन नहीं करता, तब इन दैट केस बैंक को जो है पेनल्टी भुगतना पड़ेगा, है ना। बैंक के ऊपर जेल का भी केस हो सकता है, पेनल्टी भी लग सकता है, समझ में आ रहा है। और मनी लॉन्ड्रिंग के क्राइम में जो जेल का सजा है वो अप टू 7 ईयर्स या अप टू 10 ईयर्स। अगर कोई स्मगलिंग इन्वॉल्व करता है तो 10 ईयर्स तक का भी जेल लग सकता है ड्रग्स नार्कोटिक्स के केस में, नहीं तो 7 ईयर्स का जेल, इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 7 ईयर्स। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा बैंक को। डायरेक्टर जब भी जो इन्फॉर्मेशन मांगेगा बैंक को देना पड़ेगा, बैंक ब्रीच करेगा तो उसके लिए भी अलग से पेनल्टी, मतलब बैंक पक्का इन्वॉल्व है इसमें, बैंक को भी कुछ कमीशन मिल रहा है। तो यही चीज हमें पूरा इस चैप्टर में अभी लास्ट पार्ट में करना है। वेरी, मैंने आपको पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस समझाया। सो आई होप यू हैव लर्नड व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, है ना। कंसीलिंग द इलीगल प्रोसीड, जो इलीगल प्रोसीड को छुपा देना, एंड ऑल्सो नॉट ओनली कंसीलिंग द इलीगल प्रोसीड बट ऑल्सो कंसीलिंग द सोर्स, कहाँ से है उसके सोर्स को भी कंसील करना है। मेकिंग देम ओपेक, ओपेक का मतलब आपको पता है ना, 3 टर्म्स होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ओपेक होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, ये सब होता है ना। तो ओपेक मतलब क्या होता है, दिखाई ना देने वाला चीज, जैसे वुड इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट। तो बोल रहे इसके सोर्स को ओपेक कर देना है ताकि दिखाई नहीं दे कि पैसा कहाँ से आया है ना। और उसके एप्लीकेशन ऑफ इनकम, इलीगल इनकम का आप जो एप्लीकेशन करो याच खरीदने में, आइलैंड खरीदने में, उसको भी छुपा दो, सब छुपा दो। So that process is called money laundering, converting the dirt money into white money, converting the dirt money into white money। अब लॉन्ग क्वेश्चन है, ज्यादा इसके ऊपर आता है, इसका स्टेप्स बताओ, which is very important, 3 steps। प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट मतलब जो प्लेस में ओरिजिनेट हुआ है, क्राइम का प्लेस, उससे इसको कोसों दूर पहुंचाना, ठीक है। जिस जगह पे ये हुआ है उसको कोसों दूर पहुंचाना उस जगह से, लेस सस्पिशियस प्लेस में, यानी डिवाइड कर देना, छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग बैंक अकाउंट में जमा कर देना। फिर उसके बाद लेयरिंग करना, बहुत सारे ट्रांजेक्शन करना, साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देना, जिससे क्या होगा, कंसील हो जाएगा कि इसका ओरिजिनल सोर्स क्या है, डिस्टेंसिंग द इनकम फ्रॉम इट्स ओरिजिनल सोर्स टू अ फार प्लेस। एंड फाइनली इंटीग्रेट, सारे टुकड़े टुकड़े मनी को एक जगह इकट्ठा कर कर उनसे कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में खरीद लेना, इन्वेस्ट कर देना, कोई आइलैंड में इन्वेस्ट कर देना, पनामा एंड ऑल दैट। तो ये सब हवाला ट्रांजेक्शन में होता है। शिवाजी मूवी देखा है, शिवाजी, रजनीकांत का शिवाजी दी बॉस, उसमें ये सब हुआ था। आप देखना, आपको समझ में आएगा। शिवाजी दी बॉस, शिवाजी मूवी देखा है रजनीकांत का, उसमें पूरा हवाला ट्रांजैक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है। तो आप देखना चाहते हो तो देख लेना, क्लियर है। और ये सब प्रिवेंट करने के लिए कौन आया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसमें अलग अलग सेक्शंस दिए हुए कि कौन सा सेक्शन में क्या चीज के बारे में बताया गया। एक सेक्शन में बताया गया है कि जो रिपोर्टिंग एंटिटी होता है, रिपोर्टिंग एंटिटी कौन हो गए, बैंक, उनको सारा डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना है, ट्रांजैक्शंस का भी और कस्टमर के केवाईसी डॉक्यूमेंट को भी, कितने साल तक मेंटेन करना है वो भी दिया हुआ है, 5 साल तक, ठीक है। अभी जैसे ट्रांजैक्शन, मान लो कि कोई कस्टमर के संग ट्रांजैक्शन हुआ, तो ट्रांजैक्शन का डिटेल मेंटेन करना है 5 साल तक, और कस्टमर का डिटेल पता है कब तक मेंटेन करना है,
जब से मान लो कस्टमर ने अपना अकाउंट बंद करवाया उसके 5 साल के बाद तक, जब कस्टमर अकाउंट खुलवाया उस दौरान तो मेंटेन करना ही है। अब मान लो कि मैं आईसीआईसीआई बैंक से ट्रांजैक्शन करना बंद कर दी, मैंने आईसीआईसीआई बैंक से अपने अकाउंट को क्लोज करवा लिया, तो उस पीरियड से 5 साल के बाद तक भी आईसीआईसीआई बैंक को मेरे अकाउंट का डिटेल्स मेंटेन करके रखना पड़ेगा, मेरा केवाईसी डॉक्यूमेंट रख के रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना मनी लॉन्ड्रिंग इज नॉट अ डे प्रोसेस ऑफ वन डे, 5-6 साल 7 साल लगते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में, है ना, इन्वेस्टिंग दिस इन्वेस्टिंग, तो इसलिए बोल रहे ये सब। लेकिन जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है, जैसे मैंने आज एफडी करवाया, तो इसका रिकॉर्ड आईसीआईसीआई बैंक के संग 5 साल तक। लेकिन मेरा दिव्या अग्रवाल का रिकॉर्ड कब तक? जब मैंने बुक क्लोजर किया आईसीआईसीआई बैंक में, वहां से लेकर फर्दर 5 ईयर्स तक। समझ गए कब कब तक का ट्रांजैक्शन का डिटेल्स मेंटेन करना पड़ता है। और मैंने बहुत अच्छे से इसको टेबल फॉर्म में पूरा बना रखा है, आप टेबल फॉर्म पढ़ोगे बहुत ईजी लगेगा। प्रोसेस क्लियर है पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का? चलो अब देखोगे मेरा टेबल और पूरा मेरे नोट से करना। देखो मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन पढ़ो, साथ साथ पढ़ो। कन्वर्टिंग ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी लर्न हो चुका है मैम, आपने बता दिया क्या करना है। प्रोसीड्स, इट इज अ प्रोसेस वेयर द प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम एंड द ट्रू ओनरशिप ऑफ द प्रोसीड्स आर कंसील्ड, छुपा दिया जाता है, एंड आर मेड ओपेक, ओपेक मतलब जो दिखाई ना दे, so that the proceeds appear that they are coming from a legitimate source, so they appear that they are coming from a legal source, legitimate source, है ना। तो इलीगल प्रोसीड्स को कंसील करना, उसके सोर्स को कंसील करना, उसके एप्लीकेशन को कंसील करना, और ये दिखाना कि दे आर कमिंग फ्रॉम अ लेजिटिमेट सोर्स। अब स्टेजेस क्या है इसका? बेस्ट एग्जांपल क्या? हवाला ट्रांजैक्शन। 3 स्टेजेस मैंने बोला, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। 3 स्टेजेस मैंने क्या क्या बोला? प्लेसमेंट करना, लेयरिंग करना, इंटीग्रेशन करना, ये 3 स्टेप है। तो 3 स्टेप में क्या क्या बोला? प्लेसमेंट में क्या बोला? मूवमेंट ऑफ डर्ट मनी, जो इलीगल मनी है, रिश्वतखोरी की, घूसखोरी की, उसको कहां से शिफ्ट करना? प्लेस ऑफ क्राइम टू लेस सस्पिशियस प्लेस। बेसिकली इलीगल मनी क्या? which is an money which is generated from an illegal activity on which tax is not being paid, या फिर कोई ऐसा पैसा जिसमें आपने टैक्स की चोरी की है, टैक्स नहीं दिया उस पैसा में, अनअकाउंटेड मनी, उसी को तो इलीगल मनी बोलते हैं। तो दैट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लेसमेंट। और लेयरिंग का मतलब आप देख रहे हो, यूजिंग शेल कॉर्पोरेशन। शेल कॉर्पोरेशन आप समझ गए तो क्या हुआ? स्विस बैंक में जमा कर देना, फॉरेन बैंक में जमा कर देना, इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करना बार बार। आईसीआईसीआई से इन्फोसिस का शेयर खरीदा, इन्फोसिस से फिर टाटा टीसीएस का शेयर खरीद लिया, टीसीएस का बेचकर फिर विप्रो का शेयर खरीद लिया। इस तरह से आप प्रोसेस किए जा रहे हो। बैंक टू बैंक ट्रांसफर करो, एक बैंक से दूसरे बैंक, रुपया को घुमाए जा रहे हो, या फिर मनी के फॉर्म को ही चेंज कर दिया, है ना, मनी के फॉर्म को ही चेंज कर दिया, कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ किया, या फिर उसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर दिया, स्विस बैंक में जमा कर दिया, लेयरिंग कर दिया, उसको छुपा रहे हो। इंटीग्रेशन, इलीगल प्रोसीड्स को आप फाइनली कन्वर्ट कर दियो लेजिटिमेट बिजनेस अर्निंग में। जैसे मैंने बोला ना, दिखा दिया स्विस बैंक से रुपया कैसे मंगवा रहे हो, दिखा रहे कि आपको कोई फॉरेनर ने डोनेशन दी, आपका एक एनजीओ है ना, या फिर आप दिखा रहे हो कि आपने एक्सपोर्ट किया था, उसके लिए आपके पास पैसा आ रहा है। फॉल्स इनवॉइसेस क्रिएट कर दिया गुड्स एक्सपोर्ट के लिए, या कोई डोमेस्टिक लोन ले लिया अगेंस्ट फॉरेन डिपॉजिट। तो इस तरह से आप सोर्स को क्या कर रहे हो? छुपा रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो। फाइनली क्लियर है? लर्न हुआ? ये लिख पाओगे कि नहीं बताओ मुझे। प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट मतलब रुपयों को टुकड़ों टुकड़ों करके, छोटे छोटे करके अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ताकि उसका प्लेस चेंज हो, प्लेस ऑफ क्राइम से नॉन सस्पिशियस प्लेस में रुपया चला जाए। लेयरिंग मतलब बार बार सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर कर उसे छुपा देना, डिस्टेंस कर देना इलीगल मनी को उसके सोर्स से, ओरिजिन से। और इंटीग्रेशन मतलब सारे जो रुपये टुकड़े टुकड़े थे उनको एक संग इकट्ठा करके कोई बड़े जगह इन्वेस्ट कर देना, और उसके अगेंस्ट दिखा देना कि आपने एक्सपोर्ट किया है, या कोई डोनेशन आया है, या कुछ भी आया है। यस, ठीक है, सब याद रहेगा। अब देखो क्या बोला है, बैंक के लिए बोला है कि बैंक को जो है ना अपने सीबीएस सॉफ्टवेयर में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टेक्नोलॉजी भी लगाना चाहिए। बैंक अपना जो कोर बैंकिंग का सॉफ्टवेयर लेते हैं उसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टेक्नोलॉजी भी लगाना चाहिए, क्योंकि बैंक आर यूजिंग स्पेशल फ्रॉड एंड रिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड। ताकि तभी तो बोलते हैं बैंक्स में इतने सारे कंट्रोल्स लगाने, इतने महंगे महंगे सॉफ्टवेयर, पिनाकल का सॉफ्टवेयर, फिनवन, 1-1 करोड़ का सॉफ्टवेयर बैंक क्यों लगा रहा है? ताकि सब फ्रॉड को पकड़ सके और रिस्क मैनेजमेंट कर सके। तभी तो बोलते हैं कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हो रहा है तो उसको ऑडिट ट्रेल आ जाएगा तुरंत, और इंटरनल ऑडिट करवाओ, ये सब देखने के लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी करके रखो। तो बताया गया है ना, नीड टू नो बेसिस, नीड टू यो बेसिस में एक्सेस प्रिविलेज दो, ठीक है। अब बोल रहा है यही सब पैसे से, मैंने बोला टेररिज्म का भी फाइनेंसिंग होता है, बोला ना फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म इज आल्सो डन बाय दीज मनी। और फॉर एग्जांपल मैंने दिया जैसे चैरिटेबल, टेररिज्म से पैसा कैसे आता है? चैरिटेबल डोनेशन देकर टेररिस्ट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो बोल रहा है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, क्या बोलता है? सीबीएस सॉफ्टवेयर शुड इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ रिपोर्ट व्हिच आर जनरेटेड पीरियोडिकली
बोल रहा है सीबीएस सॉफ्टवेयर में एक सिस्टम लगाओ कि ऑटोमेटिकली रिपोर्ट जनरेट हो। क्या चीज का रिपोर्ट? ट्रांजैक्शन का रिपोर्ट, कस्टमर के डिटेल्स का रिपोर्ट। और ये सारे रिपोर्ट को किसके संग फाइल करना है? डायरेक्टर के संग। किसका डायरेक्टर? पीएमएलए का डायरेक्टर। पीएमएलए क्या होता है मैम? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, है ना। और ये रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को केटर करना हुआ। और फिर सारे ये तो हो गया डायरेक्टर को देना, और खुद मैनेजमेंट को भी, जो बैंक का मैनेजमेंट है उसको भी तो मॉनिटर करना चाहिए, कोई ट्रांजैक्शन कैसा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, रुपया कहां से आया। ठीक है, तभी तो आजकल कितना बार बोलता है इतना रुपए से ज्यादा आप डिपॉजिट करवाओगे या उठाओगे तो आपको उसके लिए आधार कार्ड देना पड़ेगा। केवाईसी नॉर्म्स आर गेटिंग मोर एंड मोर स्ट्रिक्टर डे बाय डे। तभी तो गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया में बिलीव कर रहा है, डिजिटल पेमेंट लेकर आया है, ताकि ये सारे मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को हम लोग प्रोहिबिट कर सके, प्रोटेक्ट कर सके अपने कंट्री को। ठीक है, अब इसके बाद देखो, मैंने आपको पीएमएल एक्ट के बारे में बोला, उसमें देखो ये सारे चैप्टर्स है। चैप्टर 2 आपके सिलेबस में 4, 10, जिसके अंदर सेक्शन 3 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, 12 के बारे में पढ़ेंगे, 13, 63, 70। तो ये पहले हम लोग पढ़ लेते, फिर बाद बाकी एक्ट करेंगे। तो देखो इस एक्ट में क्या लिखा हुआ है, ये रहा देखो पीएमएल एक्ट। मैंने आपको ऑलरेडी बोला सेक्शन 3 क्या बोलता है? ये बोलता है कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, जो बंदा मनी लॉन्ड्रर खुद या फिर कोई पार्टी है जो हेल्प करे मनी लॉन्ड्रिंग में, तो उसको पेनल्टी, मैंने बोला ऑलरेडी 7 साल का जेल है या फिर 10 साल का। तो मैंने बोला ना उसको इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा। इम्प्रिजनमेंट कब तक का? 7 ईयर्स का। और अगर कोई नारकोटिक्स का केस में पकड़ा गया तो जेल की सजा 10 साल तक भी हो सकती है। तो ये गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो सेक्शन 3 बेसिकली इज टॉकिंग अबाउट द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। किसको क्या सजा मिलेगा? जो एक तो बंदा खुद जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, या दूसरा बंदा जो हेल्प कर रहा है कंसील करने में, इलीगल प्रोसीड्स का कन्वर्जन में, इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट में। जैसे मैंने बोला था हवाला ट्रांजैक्शन में जो मनी लॉन्ड्रर ब्रोकर था इंडिया में, और जो अमेरिका में जो हेल्प कर रहा था प्रिंसिपल को कन्वर्ट करने में, स्विस बैंक में ट्रांसफर करने में, जो असिस्ट कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग में, असिस्टिंग पार्टी या मनी लॉन्ड्रर खुद प्रिंसिपल, दोनों को सजा होगी। जेल में चक्की पीसिंग एंड चक्की पीसिंग करेंगे उन लोग 7 साल या 10 साल तक। So this is covered under section 3 of PMLA Act. Very easy. Now what does section 12 talks about? मैंने आपको बोला रिपोर्टिंग एंटिटी को रिकॉर्ड मेंटेन करना। रिपोर्टिंग एंटिटी कौन हो गया? बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन लोग। रिपोर्टिंग एंटिटी का मतलब क्या हो गया? बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना, या इंटरमीडियरीज जो पैसा देते हैं। तो अब क्या बोल रहा है? इनको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। क्या क्या चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करना है? सेक्शन 1 के क्लॉज ए में बोला गया, सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। हाउ विल यू रीड दिस सेक्शन? देखो मैंने लिखा है सेक्शन 12 है, उसका सबसेक्शन 1 है, क्लॉज ए। ठीक है, तो सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12 और उसका क्लॉज है, क्या बोलता है? हर एक चीज का ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करो। सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन या फिर एक सिंगल ट्रांजैक्शन हुआ है, सब चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करो। और ये रिकॉर्ड्स किसको फर्निश करना है? डायरेक्टर को। क्लॉज बी क्या बोलता है? डायरेक्टर को फर्निश करना। और क्लॉज ई क्या बोलता है कि खाली ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं, आप केवाईसी डॉक्यूमेंट का भी रिकॉर्ड मेंटेन करके रखो। बेनिफिशियल ओनर का आइडेंटिटी, क्लाइंट का आइडेंटिटी, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब चीज का डिटेल्स रख के रखो। तो ये रिपोर्टिंग एंटिटी का जिम्मेदारी है। रिपोर्टिंग एंटिटी कौन हुआ मैम? बैंक हुआ भाई, बैंक हुआ। कस्टमर कौन हुआ? अरे दिव्या अग्रवाल हुई, जिसका अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक के संग। मेरा अकाउंट खुला हुआ आईसीआईसीआई बैंक के संग। तो अब बोल रहा है पीएमएलए एक्ट कि अगर कोई भी बंदा अपना बैंक में अकाउंट खुलवाता है ना, तो जिस बंदा का अकाउंट बैंक खोल रहा है उसका डिटेल मेंटेन करके रखो, डॉक्यूमेंट, उसका आइडेंटिटी प्रूफ रख के रखो। ठीक है, और दूसरा उसके संग जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है सबका रिकॉर्ड रख के रखो, ये बोल रहे। तो दिस इज कवर्ड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12। और सेक्शन 2 क्या बोलता है कि बैंक जितने भी इंफॉर्मेशन मेंटेन करके रख रहे हैं ना अपने कस्टमर के, यू नो इट शुड बी कॉन्फिडेंशियल। बैंक उसको लीक थोड़ी कर सकता। हाँ, डायरेक्टर जब मंगाता है, डायरेक्टर ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसको देना मतलब ये नहीं होगा कि कॉन्फिडेंशियलिटी नॉर्म को ब्रीच कर रहा है, वो तो रेगुलेटरी कंप्लायंस है, तो उसको देना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन किसी और को नहीं देगा। ये सारे कस्टमर के रिकॉर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, थोड़ी उसको किसी बाजार में ऐसे जाकर उसका नुमाइश करेंगे। तभी तो बैंक अपने एम्प्लॉय से नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी साइन करवाता है कि किसी को रिवील नहीं करना है, कॉन्फिडेंशियल इश्यूज है, फिर कस्टमर स्यू भी कर सकता है बैंक से। मैंने आपको पढ़ाया है ना। तो बोल रहे जितना भी इंफॉर्मेशन मेंटेन कर रहा है सेक्शन 12 में बोल रहा है, सब सेक्शन 1 में जितने भी रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है उसको सब सेक्शन 2 में बोल रहा है उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है। और कब तक रिकॉर्ड मेंटेन करना है? मैंने बोला 5 साल तक। कौन सा रिकॉर्ड के बारे में बोला? 5 साल तक। ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को 5 साल तक। लेकिन कस्टमर का रिकॉर्ड को कब तक मेंटेन करना है? 5 साल तक। कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ दैट कस्टमर्स अकाउंट विद आईसीआईसीआई बैंक। मैंने आईसीआईसीआई बैंक से काम करना छोड़ दिया, ठीक है, मैंने अपना अकाउंट क्लोज करवाया। अब वहां से लेकर 5 साल तक कस्टमर का डिटेल, दिव्या अग्रवाल बोलकर एक
क्लाइंट की आईसीआईसीआई बैंक को मेंटेन करके रखना पड़ेगा 5 इयर्स तक फर्दर। लेकिन जो ट्रांजैक्शन का डिटेल है वो कब तक मेंटेन करना है, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ, किसके बीच में हो रहा है ट्रांजैक्शन, बैंक के बीच में और कस्टमर के बीच में, क्लाइंट दिव्या अग्रवाल और आईसीआईसीआई बैंक के बीच में। आईसीआईसीआई बैंक कौन हो गया, रिपोर्टिंग एंटिटी, और मैं कौन हो गई, क्लाइंट। तो ट्रांजैक्शन का डिटेल 5 साल तक फ्रॉम द डेट व्हेन द ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। लेकिन दिव्या अग्रवाल का डिटेल कब तक मेंटेन करना है, फ्रॉम द डे व्हेन द अकाउंट ऑफ दिव्या अग्रवाल क्लोज इन द आईसीआईसीआई बैंक, वहां से लेकर 5 साल और। तो देखो टाइम लिमिट क्या बोला है, 5 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। ये किसके लिए है, क्लॉज ए के लिए। क्लॉज ए में ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करने बोला। और फिर ये 5 इयर्स आफ्टर बिजनेस रिलेशनशिप एंड्स और अकाउंट क्लोज विच एवर इज लेटर, है ना। दिव्या के संग आईसीआईसीआई बैंक का बिजनेस रिलेशन खत्म या उसका अकाउंट क्लोज, जो भी लेटर है, तो वहां से 5 साल। तो ये किसके लिए बोला गया, किस डॉक्यूमेंट के लिए बोला गया, क्लॉज ई के लिए। क्लॉज ई में क्या लिखा देखो, डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग क्लाइंट, केवाईसी डॉक्यूमेंट। ये किसके लिए बोला गया, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये बोला गया है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का बात किया जा रहा है, और ये बोल रहा है ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड्स का। समझो ये किसके बारे में बोल रहा है, ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड। आर वी थ्रू विद दिस। और फिर उसके बाद सबसेक्शन 5 में बोल रहे हैं सेक्शन 12 के कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एग्जेम्पशन देना चाहता है कि कोई रिपोर्टिंग एंटिटी को नहीं दरकार है रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का, तो एग्जेम्पशन दे सकता है, ठीक है, बाय पब्लिशिंग इन द ऑफिशियल गैजेटेड, है ना। बट आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेटेड हो गया। आर वी थ्रू विद दिस। सो दिस कवर्स योर सेक्शन 12। तो सेक्शन 3 बेसिकली टॉकिंग अबाउट ऑफेंस कमिटेड अंडर मनी लॉन्ड्रिंग। तो मैंने बोला उसके लिए जेल है, 7 साल या 10 साल का सजा है। और सेक्शन 12 इज टॉकिंग अबाउट रिपोर्टिंग एंटिटीज ऑब्लिगेशन टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, है ना। बुक्स ऑफ अकाउंट क्या चीज का, क्लाइंट्स का डॉक्यूमेंट, कितने साल तक, 5 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द अकाउंट ऑफ द क्लाइंट। और ट्रांजैक्शन का डिटेल्स कब तक, 5 साल तक, कहां से, फ्रॉम द डेट व्हेन द ट्रांजैक्शन ऑकर्ड। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को एग्जेम्पशन देना चाहता है तो दे सकता है, और लेकिन ये सारे इंफॉर्मेशन बैंक्स को कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट रखने पड़ेंगे। क्लियर है। तो ये हो गया सेक्शन 12। अब सेक्शन 13 क्या चीज के बारे में बोलता है कि डायरेक्टर्स का क्या क्या पावर है, वो क्या कर सकता है। अगर डायरेक्टर को कुछ खबर मिला है कि एक दिव्या अग्रवाल बोलकर एक क्लाइंट आईसीआईसीआई बैंक की, उसका बहुत सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है हाल ही में, पक्का कोई हवाला ट्रांजैक्शन करके बैठी है, समझ में आ रहा है, अजम्पशन, ठीक है। तो इन दैट केस क्या हो रहा है, अब डायरेक्टर क्या करेगा, इंक्वायरी। डायरेक्टर क्या करेगा, इंक्वायरी करवाएगा, समझ में आ रहा है, इंक्वायरी करवाएगा। किसका इंक्वायरी करवाएगा, बैंक का इंक्वायरी करवाएगा। अब बोलेगा जाकर रिपोर्टिंग एंटिटी, आरई मतलब रिपोर्टिंग एंटिटी, और रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब बैंक। तो रिपोर्टिंग एंटिटी को बोलेगा कि ये कस्टमर का डिटेल्स दो मुझे, बोलेगा इसका ट्रांजैक्शन डिटेल्स दो, इसका केवाईसी डॉक्यूमेंट दो। अब ऑलरेडी मैंने पहले ही बोला रिपोर्टिंग एंटिटी को ऐसे मेंटेन करना चाहिए था, रिपोर्टिंग एंटिटी बोला मेरे पास नहीं है, मेरे पास ट्रांजैक्शन का डिटेल नहीं है, मेरे पास कस्टमर का नाम, अकाउंट, केवाईसी डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है। तब उसमें फिर सजा किसको मिलेगा, बैंक को मिलेगा ना, बैंक को मिलेगा सजा, क्योंकि बैंक को पहले से बोला गया था ये सब मेंटेन करके रखने। बैंक नहीं मेंटेन करेगा तो उसको बहुत बड़ा सजा मिलेगा। क्या क्या सजा मिलेगा, मॉनेटरी पेनल्टी मिल सकता है 10,000 रुपया तक का, ठीक है। मॉनेटरी पेनल्टी 10,000 से 1 लाख तक का पेनल्टी इंपोज हो जाएगा बैंक के ऊपर, 10,000 से 1 लाख का फॉर ईच फेलियर। 10,000 से 1 लाख के बीच का पेनल्टी, कितना पेनल्टी वो डायरेक्टर डिसाइड करेगा। तो देखो क्या बोल रहा है, डायरेक्टर्स का पावर क्या है, सबसे पहले इंक्वायरी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्लिगेशन ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी बाय डायरेक्टर ऑन ओन और ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, डायरेक्टर या तो अपने आप इंक्वायरी कंडक्ट कर रहा है, रिपोर्टिंग एंटिटी से कुछ डॉक्यूमेंट मंगवा रहा है, या फिर किसी ने कुछ डायरेक्टर के कान भरे हैं जाकर, बोला कि नहीं इसमें पक्का कुछ झोल-झाल है, तो डायरेक्टर ऑन इट्स ओन मोशन या ऑन एप्लीकेशन ऑफ सम ऑफिसर या अथॉरिटी या कोई एजेंसी से कुछ खबर सुना है, और आईसीआईसीआई बैंक को जाकर बोल रहा है, रिपोर्टिंग एंटिटी को यानी आईसीआईसीआई बैंक को जाके बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखो, क्लॉज सबसेक्शन 1A में क्या बोल रहा है, डायरेक्टर में डायरेक्ट द आरई, आरई मतलब रिपोर्टिंग एंटिटी, कि तुम अपना रिकॉर्ड जो है ना उसको ऑडिटिंग करवाओ, अपने सीए से नहीं, गवर्नमेंट के अपॉइंटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑडिटिंग कौन करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। बोल रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करो, लेकिन किससे, फ्रॉम अमंग पैनल ऑफ अकाउंटेंट मेंटेन बाय सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑडिटर से आप ऑडिट करवाओ, और ऑडिट का रिपोर्ट मेरे को भेजो, मैं चेक करूंगा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, आपके संग इतना सारा ट्रांजेक्शन होता है, आप भी तो नहीं मिले हो ये सब में, ठीक है। और ये जो ऑडिट का एक्सपेंसेस है कौन बियर करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है। तो रिपोर्टिंग एंटिटी डायरेक्टर्स ऑफ बोर्ड फेल्स टू कंप्लाई ऑब्लिगेशंस अंडर दिस एक्ट, नहीं कर रहा है, ठीक है। बोला था कि मुझे कस्टमर का डिटेल्स दो, या बोला था कुछ रिपोर्ट पनिश करके दो, ऑडिट करवाओ, नहीं किया, तब बैंक को कितना फाइन लगा सकता है डायरेक्टर, 10,000 से 1 लाख तक का। पेनल्टी कैन बी इम्पोज मोर देन 10,000 अप टू 1 लाख, है ना। मिनिमम पेनल्टी ऑफ 10,000 अप टू 1 लाख फॉर ईच फेलियर, जो भी फेलियर किया, समझ में आ रहा है। फिर डायरेक्टर जो भी कॉपी आएगा ये ऑर्डर का, कितना पेनल्टी तुम्हारे पर लगेगा,
सबको ये कॉपी फॉरवर्ड कर देगा, जितने भी पार्टी थे इस प्रोसीडिंग्स के सबको फॉरवर्ड कर देगा। और अकाउंटेंट का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर डायरेक्टर को कोई सस्पिशियस एक्टिविटी लग रहा है, डायरेक्टर खुद से जाकर रिपोर्टिंग एंटिटी को बोलेगा या फिर कोई के रिक्वेस्ट में जाकर रिपोर्टिंग एंटिटी को बोलेगा कि तुम अपना रिकॉर्ड को ऑडिट करवाओ, अपने सीए से नहीं बल्कि उस सीए से जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट करके रखा है। और ऑडिट का फीस कौन बोन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बोन करेगा। और उसके बेसिस पे अगर मान लो कुछ फेलियर किया, मान लो रिपोर्टिंग एंटिटी ने बात नहीं सुनी, ऑडिट नहीं करवाया, तो इन दैट केस ईच फेलियर के लिए जो डायरेक्टर है वो फाइन इम्पोज कर सकता है बैंक्स के ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर 10,000 से लेकर 1 लाख तक का। ठीक है, मिनिमम पेनल्टी ऑफ 10,000 अप टू व्हिच मे एक्सीड अप टू 1 लाख फॉर ईच फेलियर। फॉर ईच फेलियर दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 13। पावर ऑफ डायरेक्टर टू इम्पोज फाइन 10,000 से 1 लाख तक, पेनल्टी 10,000 से 1 लाख तक। याद हुआ? अब सेक्शन 63 क्या बोल रहा है? इंफॉर्मेशन दिया रिपोर्टिंग एंटिटी ने, लेकिन घपला कर दिया, गलत इंफॉर्मेशन दे दिया, ठीक है, या दिया ही नहीं इंफॉर्मेशन। पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन और फेलियर टू गिव इंफॉर्मेशन, जानबूझ के फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है, या फिर रिफ्यूज कर दिया कोई स्टेटमेंट को साइन करने में इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग। इन दैट केस क्या बोल रहा है? 2 साल का जेल हो सकता है रिपोर्टिंग एंटिटी को, या फिर 50,000 तक का पेनल्टी देना पड़ेगा, ये दोनों। इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और फाइन अप टू 50,000 और बोथ। पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन और फेलियर टू गिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और फाइन अप टू 50,000 और बोथ। विलफुली गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, refuses to answer any question for offense under section 3 का offense कौन होता है? मनी लॉन्ड्रिंग। refuses to sign any statement made by him in course of any proceeding, someone issued under section 50 to attend give omitted evidences omit, मतलब बोल रहा है कि एक बंदे के बारे में बोल रहा है, ठीक है, एक इंसान के बारे में बोल रहा है कि एक इंसान ने बोला था कि वो एक एविडेंस लेकर आएगा कोर्ट ऑफ लॉ में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, लेकिन बाद में मुकर गया, तो उसके लिए बोल रहा है क्या पेनल्टी मिलेगा, ठीक है। ये लास्ट वाला के लिए, ये संबंध वाले के लिए, उस बंदे के लिए तो उसको 500 रुपया से 10,000 तक का पेनल्टी देना पड़ेगा फॉर ईच फेलियर। और जब भी डायरेक्टर कोई भी पेनल्टी इंपोज करेगा उसके पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है, तो वही चीज बोला गया। और अगर कोई बंदा जो है सेक्शन 50 को कॉन्ट्रावीन करेगा तो उसको इंडियन पीनल कोड में भी प्रोसिक्यूट किया जाएगा, ठीक है। इंडियन पीनल कोड का भी उसको जो है वहां पे भी सेक्शन 174 में उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन है। इजी। अब सेक्शन 70 इज टेलिंग अबाउट ऑफेंसेस बाय कंपनी, कि कोई कंपनी ने मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व था, कोई कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग करके बैठा है, तो एवरी पर्सन हु वाज इन द चार्ज ऑफ द कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी व्हेन दिस ट्रांजैक्शन वाज टेकिंग प्लेस, अज्यूमिंग कि उसको लेकिन अगर ये माना जाता है, वो प्रूव कर दे कोर्ट ऑफ लॉ में कि उसको पता नहीं था ये सब मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज के बारे में, तब उसको इनोसेंट साबित कर दिया जाएगा, तब उसको कोई चीज का लायबिलिटी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन प्रूव हो जाए, ये प्रूव हो जाए कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मैनेजमेंट का टीम था उसको पता था वो गिल्टी है, तब सब सेक्शन 1 विल फेल टू अप्लाई, ठीक है। तो अब ये बोला गया कंपनी के केस में कंपनी को भी सजा मिल सकता है, तो कंपनी में कंपनी से आर्टिफिशियल पर्सन, तो वहां किसको सजा मिलेगा? बोल रहे जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उस समय थे, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, इंप्लॉय, जितने भी बंदे बोर्ड में बैठे हुए थे, सबको पेनल्टी देना पड़ेगा, सबको जेल होगा, ठीक है। लेकिन अगर उसमें से कोई भी बंदा ये प्रूव कर दे कि ये जो भी हुआ था कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट was occurred in absence of his knowledge and he was innocent and he has exercised all the due diligence to prevent these kind of occurring, तब ये वाला पेनल्टी उसके ऊपर नहीं लगेगा। लेकिन फर्दर कोर्ट ऑफ लॉ में ये प्रूव हो जाए कि नहीं वो उसको पता था, तब ये सबसेक्शन 1 में जो एग्जेम्पशन दिया हुआ वो उसको नहीं मिलेगा। तभी देखो क्या लिखा है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 इफ प्रूव्ड कि कॉन्ट्रावेंशन CONT मतलब कॉन्ट्रावेंशन टुक प्लेस विद द कंसेंट ऑफ डायरेक्टर सेक्रेटरी देन दे शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी। वेरी इजी। तो बेसिकली आपको इसमें क्या क्या याद रखना है जो इंपॉर्टेंट था, वो ईयर्स वाला बात, सेक्शन 3 इज इंपॉर्टेंट, 7 साल 10 साल वाला बात, सेक्शन 12 इंपॉर्टेंट है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है रिपोर्टिंग एंटिटी यानी बैंक को, और फिर उसके बाद अगर ब्रीच किया तो डायरेक्टर्स इन्वेस्टिगेट कर सकता है, कितना पेनल्टी इंपोज करेगा, मैंने बोला 10,000 से लेकर 1 लाख तक का पेनल्टी इंपोज कर सकता है फॉर ईच सच फेलियर। ऑडिट एक्सपेंसेस कौन बोन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 63 और कंपनीज वाले एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, कुछ ज्यादा है नहीं। सेक्शन 63 में पर्सन के बारे में बोल रहा है कि कोई आदमी गलत इंफॉर्मेशन दे दिया जो डायरेक्टर मांगा था, या इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं किया तो 2 साल का सजा या 50,000 का फाइन या बोथ, ठीक है। और लास्ट में कंपनीज के लिए बोला गया। तो दैट्स इट। बताओ, ये टेबल से पूरा लर्न कर लोगे, एकदम इजी है, कुछ नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग इज डन, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पास किया गया। अब बताए क्या बोल रहा है, बैंक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो बैंक्स का एक्टिविटीज में
ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास हुआ था। आपको पता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में? बोलो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब पास हुआ था? कम ऑन टेल मी, व्हेन वाज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास? 1949। एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर फर्दर बहुत सारे एक्ट कवर्ड है। गिव मी वन एग्जांपल ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। आरबीआई एक्ट है ना, डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। फिर उसके बाद और क्या हो गया, ये अभी जो हमने पढ़ा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, है ना। उसके अलावा ये सब अलग अलग एक्ट है, बट बोल रहे बैंक्स को लेकर है ना, बैंक्स को लेकर ही तो है। अब बोल रहे जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में पास हुआ था ना, ये खाली पहले बैंक्स को कवर करता था, कमर्शियल बैंक को, लेकिन इसको अमेंड किया गया एंड नाउ इट इज आल्सो कवरिंग कोऑपरेटिव बैंक। ये कोऑपरेटिव बैंक को भी कवर करता है, ठीक है। तो क्या बोला गया देखो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पहले खाली बैंकिंग कंपनीज पर एप्लीकेबल थे, बट 1965 में इसको अमेंड करके कोऑपरेटिव बैंक को भी इंक्लूड किया गया। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है एक तो बैंकिंग एक्ट, आरबीआई एक्ट है, पीएमएल एक्ट आज हम लोगों ने किया डिस्कस। अब आरबीआई एक्ट के बारे में मैं क्या बताऊं, आपको नहीं पता आरबीआई क्या करता है? सेंट्रल बैंक है इंडिया का। आरबीआई एक्ट कब पास हुआ था? आरबीआई एक्ट पास हुआ था 34 में, लेकिन आरबीआई एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश कब हुआ? 1 अप्रैल 1935। आरबीआई एक्ट वाज पास्ड इन 34 बट एस्टैब्लिश्ड इन 35, ठीक है। एसबीआई एक्ट जो है वो आरबीआई के अंदर ही कवर्ड हो गया, समझ में आ रहा है? एसबीआई इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक दैट इज कवर्ड अंडर आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट इज कवरिंग बोथ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर बैंक एंड आरबीआई गॉट नेशनलाइज्ड इन 1949, है ना। तो आरबीआई करता कि आपको पता नहीं है? इशू ऑफ करेंसी नोट कौन करता है? आरबीआई, एक्सेप्ट कॉइन्स ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशन व्हिच इज इशूड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके अलावा आपको पता है ना मॉनेटरी पॉलिसी कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। आरबीआई का आपको पता है ना मॉनेटरी पॉलिसी, क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब इंस्ट्रूमेंट से कंट्रोल करता है ना मॉनेटरी पॉलिसी, रिसेशन की सिचुएशन को, इन्फ्लेशन की सिचुएशन को। तो वही तो मॉनेटरी अथॉरिटी हुआ। और उसके अलावा ये क्या करता है? सुपरवाइज भी करता है बहुत सारे पूरा मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करके रखा है? आरबीआई। सारे बैंक्स के फंक्शन को कौन सुपरवाइज करता है? आरबीआई। तो आरबीआई का फंक्शन क्या क्या हो गया देखो, मॉनेटरी अथॉरिटी आप समझ गए, जो पूरा मैंने बोला बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर, इशू ऑफ करेंसी नोट एंड ऑल्सो सुपरवाइजिंग करता है मनी मार्केट को, पूरा रेगुलेट करके रखा है। आरबीआई का सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा। और पीएमएल एक्ट मैंने आपको डिटेल में भी ऑलरेडी पढ़ाया, सारे सेक्शंस में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, डायरेक्टर के पास क्या पावर है, डायरेक्टर ऑफ कंपनी का बात नहीं हो रहा, डायरेक्टर अपॉइंटेड अंडर पीएमएलए का बात हो रहा है, एडिशनल डायरेक्टर। और एनआई एक्ट आपको पता है, एनआई एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इंक्लूड्स चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो अभी बोल रहा है कि बैंक में जो चेक होता है ना, इट ऑल्सो इंक्लूड्स नाउ इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक। बोल रहा है फिजिकल चेक तो अलाउड है, इलेक्ट्रॉनिक चेक भी आजकल अलाउ कर दिया गया है। और वो जब से आईटी एक्ट में अमेंडमेंट आया, आईटी एक्ट आपको पता है ना, लीगल आईटी एक्ट क्यों पास किया गया था? टू ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भी लीगल ही माना जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है उसको भी लीगल मान लिया गया है जब आईटी एक्ट में अमेंडमेंट आया 2008 में। आपको पता है ना आजकल डिजिटल सिग्नेचर चल गया है, आप अगर एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में डिजिटल सिग्नेचर से अफिक्स कर दोगे, वो माना जाएगा कि हाँ वो साइन किया, वो ऑथेंटिकेटेड है। असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम के बारे में सुनोगे, पब्लिक की, प्राइवेट की, है ना। तो पब्लिक की, प्राइवेट की करके अपना डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करवाता है, हर एक कंपनी अपना सर्टिफिकेट डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करवाता है, तो वो भी आजकल इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑथेंटिकेटिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। तो इसको भी लीगल मान लिया गया, वही चीज बोल रहा है। तो एनआई एक्ट यहाँ पे इसलिए रेलिवेंट है क्योंकि ये चेक्स के बारे में बात हो रहा है और कुछ नहीं, बैंक्स में चेक्स से डील होता है, हमें पूरा एनआई एक्ट नहीं करना है। और वैसे भी आप एनआई एक्ट तो पढ़े होगे अपने लॉ में, सिलेबस में है ऑलरेडी सब लॉ में डिटेल में। तो वही बोल रहे इट इंक्लूड्स ट्रंकेटेड चेक, है ना। फिर भी मैंने आपको बता दिया। और आईटी एक्ट में जब से अमेंडमेंट आया है तो ये डिजिटल सिग्नेचर अलाउड है, बट अभी तक एनआई एक्ट को इन्होंने अमेंड नहीं किया। एनआई एक्ट को भी अमेंड कर देना चाहिए बिकॉज एनआई एक्ट इज कंटेम्पलेटिंग अबाउट दिस फिक्सेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर विद और विदाउट द यूज ऑफ asymmetric crypto system. Contemplating मतलब considering, has not yet considered, but because IT Act has been amended and it is giving legal recognition to the digital signature, NI Act should also give them legal recognition. तो वही चीज बोला गया। तो ये सब बैंकिंग एक्ट में कवर्ड है। एनआई एक्ट भी आता है रोल में बैंकिंग एक्ट के अंदर, आरबीआई एक्ट आता है, पीएमएल एक्ट आता है कि बैंक्स को सब मेंटेन करना पड़ता है, कस्टमर्स के कॉन्फिडेंशियल डेटा को, उनका ट्रांजैक्शन डिटेल को 5 साल तक, केवाईसी डॉक्यूमेंट को 5 साल से क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट के बाद तक, नहीं करेगा तो डायरेक्ट पेनल्टी इंपोज कर सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग करने में क्या क्या पेनल्टी इंपोज है, सब कुछ कवर्ड है पीएमएल एक्ट के अंदर। और आरबीआई एक्ट में आरबीआई का फंक्शन क्या, एनआई एक्ट आप समझ गए क्या है ना। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब अमेंड हुआ? 1965 टू इंक्लूड कोऑपरेटिव बैंक एज वेल।
क्लियर? तो ये मैंने आपको पूरा पढ़ाया, पीएमएल एक्ट मैंने आपको पूरा पढ़ा ही चुका है। साइबर क्राइम अब बीच में एक दिया आपके इंस्टीट्यूट के मैथ में। साइबर क्राइम क्या होता है बोलो? कोई भी क्राइम जो हो रहा है जिसमें कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क इन्वॉल्व है, ठीक है, उसको बोला जाता है साइबर क्राइम। उसको क्या बोला जाता है बोलो? साइबर क्राइम। हाँ तो मैंने तो बोला ना चेक विद डिजिटल सिग्नेचर अलाउड है नई एक्ट में, उसके लिए कोई प्रोविजन अलग से बोला नहीं ला, कंटेम्पलेटिंग कर रहा है। देखो यहाँ पे लिया है तो इंक्लूड्स लिखा हुआ, देखो यहाँ मैंने चेक इंक्लूड्स कहाँ गया, चेक इंक्लूड्स, देखो इट कॉन्टेम्पलेट्स और इंक्लूड डिजिटल सिग्नेचर विथ या विदाउट असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, डज नॉट मैटर। हाँ तो बताओ साइबर क्राइम का मतलब मैंने क्या बोला? एक टाइप का कंप्यूटर क्राइम जिसमें कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क का यूज हो रहा है, उसको बोला जाता है साइबर क्राइम। अब ये साइबर क्राइम किसके अगेंस्ट होता है? एक इंडिविजुअल बंदे के अगेंस्ट कर सकते हो या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के अगेंस्ट कर सकते हो। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? या तो उस आदमी के रेप्यूटेशन को ठेस पहुंचाना, या उसको कोई फाइनेंशियल लॉस करवाना, या उसके प्रॉपर्टी को डैमेज करना, ठीक है, या कोई उसको फिजिकल लॉस करना, या मेंटल असॉल्ट करना, उसका मेंटली कुछ ऐसा कर देना जिससे उसको मतलब कुछ उसका सीक्रेट डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन निकाल कर उसको मेंटली हैरेस करना, कोई सीक्रेटली वीडियोस निकाल कर उसको मेंटली हैरेस करना, तो ऑल कॉल्ड साइबर क्राइम। समझ में आया? तो अब बोले साइबर क्राइम का एग्जांपल क्या है? टैंपरिंग विद सोर्स डॉक्यूमेंट, समझ में आ रहा है? किसी का सोर्स डॉक्यूमेंट छेड़छाड़ करना, तो या फिर उसके बाद कोई बॉम्ब छोड़ देना, ईमेल वायरस छोड़ देना, आपको पता है ये सब आपने किया है मेरे संग भर भर कर, वायरस को छोड़ देना, या पायरेसी करना, पायरेटेड सॉफ्टवेयर निकाल देना, बांट देना, ठीक है। तो साइबर क्राइम का एग्जांपल दिया हुआ है क्या क्या? इनपुट आउटपुट को छेड़ना, मैनिपुलेशन करना, डेटा को ऑल्टर कर देना, एडिट कर देना, फॉर्जरी करना। फॉर्जरी मतलब समझ में आ रहा है? जैसे ईमेल फॉर्जरी होता है, किसी का ईमेल अकाउंट हैक करके उसके ईमेल आईडी से बहुत सारा ईमेल कर देना, मेकिंग द रेसिपिएंट टू अज्यूम कि द सेंडर इज द लीगल ओनर ऑफ द ईमेल। डेटा इमेजेस को चेंज कर देना, वायरस छोड़ देना, हैकिंग करना, कोई का पासवर्ड चुरा लेना, या कोई दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम, जैसे मैंने नहीं बोला था क्रिसमस ट्री क्रिएट कर देना, या सॉफ्टवेयर पायरेसी करना। तो दीज आर कॉल्ड क्राइम्स क्लासिफिकेशन। इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन, इनपुट आउटपुट डेटा पूरा चेंज कर देना, कंप्यूटर में जाकर कुछ फॉर्जरी मतलब चोरी करना, इमेज को चेंज कर देना जाकर, डेटा को, वायरस छोड़ देना, हैकिंग या पासवर्ड चुरा लेना, या प्रोग्राम्स को रिक्रिएट कर देना, जैसे मैंने नहीं बोला था क्रिसमस ट्री के बारे में, सॉफ्टवेयर पायरेसी करना, ठीक है। तो बेसिकली इट इज एन ऑफेंसेस कमिटेड अगेंस्ट इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद क्रिमिनल मोटिव। किस लिए? ताकि विक्टिम के रेप्यूटेशन को खराब कर सको, फिजिकल हार्म दे सको उसको, मेंटल हार्म दे सको, या कोई फाइनेंशियल लॉस क्रिएट कर सको, जहां पे इंटरनेट का यूजेज हो रहा है, मोबाइल फोन का यूजेज हो रहा है, ठीक है। दिस आर ऑल क्राइम, साइबर क्राइम का क्लासिफिकेशन बता दोगे अब एग्जाम में अगर आएगा शॉर्ट नोट साइबर क्राइम में, तो बता देना साइबर क्राइम क्या होता है, ठीक है। अब साइबर क्राइम को ही प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए पहले इसको कोई लॉ नहीं कवर करता था, अभी इसके लिए अलग से एक एक्ट है। आपको पता है उस एक्ट का नाम क्या है? जो लीगल रिकॉग्निशन देता है, पहला बात तो सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को, दूसरा साइबर क्राइम एंड ऑल को कवर करता है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008, 2002 में पास हुआ, गॉट अमेंडेड इन द ईयर 2008। और इसके ऊपर हाँ बहुत सारी मूवीज भी आई है, हैक्ड मूवी, वो फालतू सी हिना खान का हैक्ड मूवी तो था ना उसका शायद, ओम जय जगदीश, जहाँ हैकिंग एंड ऑल किया गया था, दैट वाज अ लीगल हैकिंग विच जगदीश डिड, जगदीश था ना उसका नाम, जिसने एक्चुअल में पकड़ा था कि क्या लूपहोल की वजह से हैकिंग हो रहा था। मैंने आपको इसके ऊपर एक वीडियो भी दिखाया था, अगर आपको याद है, हैकिंग के ऊपर ओम जय जगदीश का एक ट्रेलर दिखाया था, अगर आपने मेरा वीडियो वॉच किया है तो, चैप्टर 4 का क्लासेस दिए देखा है तो, ठीक है। अब लास्ट में अलग से कुछ नहीं है इस चैप्टर, ये चैप्टर खत्म होने वाला है, बहुत ईजी है। खाली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो मैंने बोला ना अलग अलग सेक्शन कौन कौन से क्राइम से डील करता है, वो लास्ट में बता दिया गया, बहुत ईजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008, तो ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया पूरा पीएमएल एक्ट को। अब आईटी एक्ट जो पूरा कवर करता है, आईटी एक्ट क्यों कब पास किया गया आपको पता है ना, 2008। आईटी एक्ट एक्चुअली पास हुआ था 2000 में, आईटी एक्ट पास तो हुआ था 2000 में, बट इट गॉट अमेंडेड इन द ईयर 2008। और एक नया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट रूल्स भी पास हुआ 2011 में। अमेंडमेंट चेंजेस नहीं आते रहता, जैसे कंपनी रूल्स आता है, कंपनीज एक्ट चेंज होता है, तो वैसे इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज से जो ट्रांजैक्शन हो रहे, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन, पहले ना ये कवर्ड नहीं थे, इसका कोई लीगल रिकॉग्निशन नहीं था, तो इसीलिए बहुत ज्यादा मिसहैप होता था, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन होता था। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, इसको भी लीगल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, लीगल सैंक्शन मिलना चाहिए। तो क्या हुआ, वो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन है।
So it is basically act was enforced to give legal recognition to all the transactions which are being done through electronic data interchange with the use of computer, internet, electronic communication. Basically grant legal recognition to e-commerce transaction. तभी तो उसके बाद ई कॉमर्स इतना इंपॉर्टेंस गेन किया, क्योंकि अब उसका भी लीगल वैलिडिटी हो गया. अब अलग अलग सेक्शंस इसमें कवर्ड. अब ये सारे सेक्शंस आपको पता है चैप्टर 1 में मैं आपको पढ़ाऊंगी दोबारा. चैप्टर 1 में भी ये सारे सेक्शंस है, बट फिर भी एक बार यहाँ पे भी देख लो एक झलक. अब अलग अलग सेक्शंस बोल रहे क्या क्या चीज का पेनल्टी कवर कर रहा है. ठीक है. अब ऐसे तो बोला है कि बैंक्स, अगर कोई बैंक आईटी एक्ट के कोई भी रूल को ब्रीच करेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के, कस्टमर का कॉन्फिडेंशियलिटी लीक किया या कोई भी ब्रीच किया, तो बैंक को कितना लायबिलिटी देना पड़ेगा बैंक्स के लिए. ये फॉर बैंक्स, नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में बैंक के पर्सपेक्टिव से पढ़े. तो बैंक के ऊपर क्या लायबिलिटी है, 5 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है और जेल 3 साल से लेकर लाइफ टाइम या बोथ. मिनिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years which may extend up to lifetime and a compensation penalty which may extend up to 5 crore or both. So massive penalty which is being imposed on bank for breach of Information Technology Act 2008. अब अलग अलग सेक्शन में क्या क्या पेनल्टी बोल रहे हैं. सेक्शन 43 टॉकिंग अबाउट कितना पेनल्टी लगेगा अगर कोई कंप्यूटर को आपने डैमेज कर दिया, किसी के घर में जाकर आप एक तो मान लो हॉकी स्टिक लेके गए और किसी का कंप्यूटर फोड़ दिया जाकर गुस्से में, इतना लड़ाई किया. सेक्शन 43 में आप पेनल्टी के लिए लायबल हो जाओगे. तब क्या पेनल्टी, ये सब नहीं है यहाँ पे, चैप्टर 1 में करेंगे. सेक्शन 43 टॉक्स अबाउट कंपनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट द डेटा. किसी का कॉन्फिडेंशियल डेटा आपने लीक कर दिया, दैट वाज अंडर योर कस्टडी. जो मैंने अभी बैंक्स के लिए बोला ना, तभी तो बैंक एम्प्लॉय को ट्रेन देता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाता है. बैंक को केटर करना पड़ेगा, नहीं तो बैंक को भयानक कंपनसेशन आ सकता है. तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, क्योंकि बैंक का को बेसिकली रेफर कर रहा है. हम लोग इस चैप्टर को बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं ना, तो 43 बेसिकली बैंक के ऊपर कवर होने वाला है, क्योंकि बैंक के पास इतने सारे बड़े बड़े क्लाइंट होते हैं. बैंक के पास किनका इंफॉर्मेशन नहीं होता. इवन जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनका भी बैंक में अकाउंट होता है, इंश्योरेंस कंपनीज का बैंक में अकाउंट होता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का बैंक में अकाउंट होता है, एक कंपनी का बैंक में अकाउंट होता है. तो सबके डेटा बहुत कॉन्फिडेंशियल होते हैं. सबके कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा को मेंटेन करने का जिम्मेदारी बैंक का है. तो बैंक को ना अपने कस्टमर का इंफॉर्मेशन का 2 सेग्रीगेशन कर लेना चाहिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन, नॉन पर्सनल इंफॉर्मेशन. पर्सनल इंफॉर्मेशन मतलब हुआ ये कस्टमर का पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसको आप लॉक करके रख दो, आप किसी को नहीं डिस्क्लोज कर सकते, लेकिन कस्टमर से साइन करवा लो कि ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है क्या, तो वो गया नॉन पर्सनल इंफॉर्मेशन. जैसे बैंक कितनी बार सर्वे एंड ऑल करता है, तो कस्टमर का प्राइवेट डेटा निकाल कर बातचीत करता है ना दूसरे कस्टमर को ट्रैक करने के लिए, क्रॉस सेलिंग के लिए. तो वो आप कस्टमर से पूछ लो कौन सा डेटा उसका कॉन्फिडेंशियल है, शेयर नहीं करना, और कौन सा डेटा शेयर कर सकता है. तो कस्टमर से एक फॉर्म भरवा लो, उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन कौन सा, उसका नॉन पर्सनल इंफॉर्मेशन कौन सा है. जो एनपीआई है वो बैंक शेयर कर सकता है, लेकिन उसके लिए कस्टमर का सैंक्शन लेना होगा. तो यही बोल रहा है कि बैंक्स का जिम्मेदारी है कि वो कस्टमर के सारे कॉन्फिडेंशियल डेटा को प्रोटेक्ट करके रखे. नहीं करेगा तो आईटी एक्ट का ब्रीच करेगा, और आपको मैंने बोला कितना पेनल्टी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉस व्हिच हैज हैपेंड ऑन द ब्रीच ऑफ दिस एक्ट प्रोविजन. ठीक है, क्लियर है. अब बोले किसी ने जाके सोर्स डॉक्यूमेंट के संग टैंपरिंग किया, छेड़छाड़ी की, कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, मास्टर फाइल जाकर चेंज कर दिया, लेजर चेंज कर दिया, दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 65. तो एग्जाम में क्वेश्चन बोलता है टैंपरिंग विद कंप्यूटर डेटा डॉक्यूमेंट इज कवर्ड अंडर विच सेक्शन 65. डेटा इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, ये किसके अंडर कवर्ड है, सेक्शन 43 है. कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, 43 है. कंप्यूटर को जाके तोड़ दिया, किसके अंडर कवर्ड है, सेक्शन 43. तो मैंने अभी तक 3 सेक्शन पढ़ा है. 43 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से. 65 टॉकिंग अबाउट टैंपरिंग विद डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट. 66 इज टॉकिंग अबाउट एनी अदर कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, हैकिंग एंड ऑल. 66B इज टॉकिंग अबाउट किसी का आपने क्या किया, कोई चोरी किया हुआ कंप्यूटर को आपने यूज कर लिया. ठीक है, किसी का कंप्यूटर चोरी हो गया, उसको आपने यूज कर लिया. पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर. समझ में आ रहा है. और एनी कंप्यूटर डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस. क्लियर है. सेक्शन 66 टॉक्स अबाउट पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट. आइडेंटिटी को अपने छुपाया, अपनी आइडेंटिटी को छुपाया, गलत पासपोर्ट बना लिया, 66C. 66D टॉक्स अबाउट पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स. आप जाली मार्कशीट निकाले हो, कभी जाली मार्कशीट निकालोगे ना, तो वहां क्या करोगे, यही करोगे. 66D में आपको पेनल्टी देना पड़ेगा. समझ में आ रहा है. तो वही चीज बोला जा रहा है. 66E क्या हो गया, किसी का प्राइवेसी को वायलेट करना. तो ये सब लर्न कर लोगे.
सबसे इंपॉर्टेंट याद रहेगा 43 ए, वेरी इंपॉर्टेंट, 43 इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज टॉकिंग फ्रॉम बैंक पर्सपेक्टिव, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा मेंटेन करना, तो उसके लिए आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। 43 इज ऑल्सो वेरी इजी, कंप्यूटर डैमेज कर दिया तोड़ फोड़ करके। 65 टैंपरिंग विद कंप्यूटर डॉक्यूमेंट, तो 43 है, 65 याद हो गया। 66 कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, ठीक है, किसी दूसरे, एक तो चोरी हुआ, ऊपर से चोरी किया हुआ माल का गुठली आप खा रहे हो, तो आप लायबल हो गए 66 बी के अंदर। और 66 सी क्या हुआ, आइडेंटिटी थेफ्ट किया, किसी का आइडेंटिटी चुरा लिया, समझ में आ रहा है, रैंक 1 आया किसी और का, आपने अपना नाम डाल दिया रैंक 1 में, किसी का आइडेंटिटी चुरा लिया, 66 सी। और 66 डी जाली मार्कशीट, पर्सोनेशन चीटिंग किया, ठीक है, और कोई और प्राइवेसी नॉर्म्स वायलेट किया, 66, ये सारे 66 सेक्शंस में कवर्ड है, ठीक है। अब ये मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 43 में कवर्ड है। सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन किसका, कस्टमर्स का, तो ये कवर्ड है सेक्शन 43 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपोज करता है बैंक्स के ऊपर कि वो अपने स्टेक होल्डर्स के इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करके रखे, बाय बॉडी कॉर्पोरेट, बैंक भी हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकता है, कोई भी जिनके पास उनके स्टेक होल्डर का इंफॉर्मेशन है उनको प्रोटेक्ट करके रखे। और अब इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन हो गया, जैसे अब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो कस्टमर का डेबिट कार्ड का डिटेल, क्रेडिट कार्ड का डिटेल, उसका बैंक अकाउंट का डिटेल, उसका फिजिकल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसका प्लेस ऑफ एड्रेस, होम एड्रेस, फिजियोलॉजिकल, या मान लो कोई डॉक्टर का चेंबर है तो डॉक्टर अपने पेशेंट की हिस्ट्री को रिकॉर्ड करके रखता है, कोई मेंटल इलनेस का शिकार है तो उसका मेडिकल रिकॉर्ड करके नुमाइश कर देगा कि ये आदमी जो है डिप्रेशन से सफर कर रहा है, तो इसका कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना। या बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, जैसे मान लो कि मेरा आईसीआईसीआई बैंक में लॉगिन होता है, उसके लिए मुझे ना थंब इंप्रेशन देना पड़ता है तभी अकाउंट खुलता है, तो ये थंब इंप्रेशन कहाँ पे रिकॉर्डेड है, आईसीआईसीआई के ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो ये बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को भी सिक्योर्ड वे में सेव करके रखना कि वो चोरी नहीं हो सके। तो बैंक हुए, इंश्योरेंस कंपनी हुए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, ये सारे जन को बोल रहे, सब मेजर स्टेक होल्डर्स होते हैं बैंक के, तो बैंक को ये प्राइवेसी पॉलिसी बनाना चाहिए और कम्युनिकेट करना चाहिए अपने एम्प्लॉइज के संग, ट्रेनिंग देना चाहिए। तो अब प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर क्या बोल रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला, एक तो ना सर्टिफिकेशन ले लो, आईएसओ सर्टिफिकेशन 27001, पहले भी मैंने आपको बोला था बैंक्स को लेकर, तो इससे क्या होगा, आईएसओ सर्टिफिकेशन ले लोगे तो आप रेगुलेटरी कंप्लायंसेस करने लगोगे, आपको क्या क्या सिक्योरिटी नॉर्म्स है सब कुछ लिखा हुआ है वो फॉलो करोगे। फिर उसके बाद एम्प्लॉइज ट्रेनिंग करो, फिर मैंने बोला जैसा कि क्लासिफाई कर लो कस्टमर के इन्फॉर्मेशन को नॉन पर्सनल और पर्सनल में, जो पर्सनल है उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, जो नॉन पर्सनल है उसको आप शेयर कर सकते हो, ये कस्टमर के कंफर्मेशन के बेसिस पे आप कर सकते हो। तो बोला प्राइवेसी पॉलिसी बहुत ईजी है, कुछ था इसमें, तो अब अलग से एसपीडीआई के ऊपर शॉर्ट नोट आता है 3 मार्क्स का, नहीं बता दोगे एसपीडीआई का फुल फॉर्म क्या है, सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन। तो बोला जो बड़े बड़े बैंक होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनको अपने स्टेक होल्डर का जो डेटा है उसको कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है, तो इसके लिए सेक्शन 43 एक्टिवेटेड है, सेक्शन 43 ऑफ आईटी एक्ट, जो कि बोलता है कि डेटा का प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो पेनल्टी कंपनसेशन सब लगेगा, जेल भी हो सकता है और पेनल्टी भी लग सकता है, ठीक है। अब बोल रहे एसपीडीआई का मतलब क्या है, क्लाइंट का इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन के अंदर क्या, उसका फाइनेंशियल डेटा, उसका फिजिकल डेटा, उसका फिजियोलॉजिकल डेटा, उसका अकाउंट डिटेल्स, बैंक डिटेल, मेडिकल कोई हिस्ट्री है, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, मेंटल हेल्थ स्टेटस, फिजिकल हेल्थ स्टेटस एक्सेट्रा। तो इसके लिए बोल रहा है प्राइवेसी पॉलिसी फॉलो करो, अगर बैंक है तो बैंक आईएसओ सर्टिफिकेशन ले सकता है 27001, मैंने आपको पढ़ाया था आईएसओ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, वो लेके रखो, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देके रखो, उनके संग नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन करवा के रखो कि वो कभी भी कोई हालत में किसी क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन किसी और के संग शेयर नहीं करेंगे। फिर उसके बाद अपने इन्फॉर्मेशन ऑफ कस्टमर को क्लासिफाई करके रखो, पर्सनल और नॉन पर्सनल इन्फो में, कि कौन सा इन्फो उनका पर्सनल है जो आप शेयर नहीं कर सकते और जो नहीं है वो शेयर कर सकते हो, ठीक है। और पीआई मतलब जहां जहां पीआई वर्ड है मेरा उसका मतलब क्या, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पीआई वर्ड रिफ्लेक्ट्स व्हाट, पीआई वर्ड जहां जहां मैंने लिखा है ना उसका मतलब क्या, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ऑलराइट, दैट्स इट। कैसा लगा ये वाला चैप्टर, खत्म हो गया, खत्म। कुछ था लास्ट में मेजरली आपको क्या पढ़ना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो मैंने सेक्शंस बताया वो, जिसमें से 43 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डेटा सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा है, डेटा का प्राइवेसी के बारे में बात कर रहा है, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में बात कर रहा है। सेक्शन 65 टैंपरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहा है, सोर्स डॉक्यूमेंट। सेक्शन ऊपर में 43 किसके बारे में बात कर रहा है, फिजिकल डैमेज ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बात कर रहा है। 66 बात कर रहा है कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस के बारे में, ठीक है। और किसी का आपने कंप्यूटर चोरी किया हुआ यूज कर लिया, उसको 66 बी में कवर किया। 66 सी में आइडेंटिटी थेफ्ट से फिर पर्सनलाइजेशन थेफ्ट याद आ जाएगा, डी। और ई में बोल रहा है कोई आपने प्रिवेसी नॉर्म्स को वायलेट किया, 66 ई, वेरी इजी है ना, याद हो गया, क्लियर।
और उसके अलावा आपको क्या याद करना है, वो जो मैंने बोला था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में 2 चीज वहां इंपॉर्टेंट था, सेक्शन 12 का और सेक्शन 3 का। सेक्शन 3 में तो बोल रहा है जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा, असिस्ट करेगा या खुद मनी लॉन्डर 7 से 10 साल का सजा, नार्कोटिक्स में पकड़ा जाएगा 10 साल का सजा, नहीं तो 7 साल तक का सजा जेल का, ठीक है। और उसके अलावा मैंने सेक्शन 12 में बोला कि जो डायरेक्टर्स है वो सारे बैंक्स को बोलता है, बैंक्स बोले तो रिपोर्टिंग एंटिटी, कि उन्हें अपने क्लाइंट्स के हर एक ट्रांजैक्शन का डिटेल्स 5 साल तक मेंटेन करना है, और क्लाइंट का आइडेंटिटी का डिटेल, उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट वो मेंटेन करके रखना है 5 साल। कब से 5 साल, मेरे को इसका आंसर चाहिए। क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियल डेटा केवाईसी डॉक्यूमेंट कब तक मेंटेन करना है, 5 साल तक। लेकिन कहां से 5 साल स्टार्ट होगा, मुझे बताओ कहां से 5 साल स्टार्ट होगा, आई वॉन्ट टू नो द आंसर। कहां से 5 साल स्टार्ट होगा भाई बताओ, हाँ 5 years कहां से स्टार्ट होगा, ट्रांजैक्शन वाला तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन से, लेकिन वो क्लाइंट का जो मैंने बोला डीए का नाम कहां से, ट्रांजैक्शन का मैंने नहीं बोला, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो करना है 5 साल का। माने मैं डीए हूं, डीए ने अकाउंट होल्ड किया है आईसीआईसीआई में, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन का बात ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्लाइंट का डिटेल्स का बात हो रहा है। क्लाइंट का डिटेल आप कब तक मेंटेन करोगे, हाँ जब मैंने अपना अकाउंट क्लोज करवा दिया आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में, वहां से 5 साल तक, जब मैंने अपना अकाउंट डिटेल क्लोज करवा दिया, टर्मिनेशन ओवर ऑफ माय अकाउंट, ठीक है, मैं अब आईसीआईसीआई बैंक की कस्टमर नहीं हूं, मैंने अपना अकाउंट क्लोज करवा दिया, वहां से 5 साल टर्मिनेशन, है ना, याद रहेगा ये सब। और फिर उसके बाद डायरेक्टर के पास पावर है कि वो इंक्वायरी इंपोज कर सकता है रिपोर्टिंग एंटिटी की, रिपोर्टिंग एंटिटी को बोलेगा डॉक्यूमेंट फर्निश करो, या उसको बोलेगा अपना अकाउंट ऑडिट करवाओ। लेकिन ऑडिट में ऑडिटर कौन रहेगा, उसका अपॉइंटेड सीए नहीं, बैंक का नहीं, बल्कि वो सीए जो कि एक पैनल ऑफ सीए सीजी मेंटेन करके रखता है सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर कोई फेलियर किया तो उसमें फिर रिपोर्टिंग एंटिटी के ऊपर पेनल्टी लगेगा, कितना तक का, मैंने आपको बोला ऑलरेडी 10,000 से मिनिमम टिल 1 लाख फॉर ईच फेलियर, है ना, 10,000 to 1 लाख फॉर ईच फेलियर, बताया ना, पेनल्टी 10,000 से 1 लाख तक का। फिर उसके बाद फर्दर 2 सेक्शन था, एक कंपनीज के ऊपर सेक्शन 70 और सेक्शन 63, गलत इंफॉर्मेशन किसी ने पब्लिश कर दिया डायरेक्टर को जाकर, ठीक है, तो उसके लिए बोल रहा है 2 साल का जेल या फिर 50,000 तक का पेनल्टी, या दोनों, पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन गिवन टू द डायरेक्टर, ठीक है, या फर्निश इन के इंफॉर्मेशन। और कंपनीज अगर कुछ गलती कर रही है जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व एंड ऑल है कंपनीज, तो उसके लिए भी पेनल्टी लगेगा, दे विल बी आल्सो हेल्ड गिल्टी, दैट्स इट। ये खाली देखने में बड़ा लग रहा है बहुत इजी, कुछ है ही नहीं। और आईटी एक्ट में मैंने बोला कि अगर बैंक्स कोई भी आईटी एक्ट का लॉ को ब्रीच करता है, प्रोविजंस को ब्रीच करता है, तब डिपेंडिंग अपॉन कि कितना सिवियरिटी है ब्रीच का, कितना ब्रीच किया है, कंपनसेशन पेनल्टी लग सकता है 5 करोड़ तक का, ये मैक्सिमम अमाउंट है 5 करोड़, हाँ मिनिमम अमाउंट तो वो लोग डिसाइड करेंगे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एंड ऑल जो होते हैं। और जेल हो सकता है 3 साल, मिनिमम तो 3 साल का होना ही है जेल, विच में ऑल्सो गो अप टू लाइफ टाइम, वेरीज, डिपेंड करता है बोथ। फाइनल वर्डिक्ट जो होता है वो तो एओ एंड ऑल सुनाते हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है, आईटी ऑफिसर्स। और सेक्शन 43A ऑफ आईटी एक्ट टॉक्स अबाउट डेटा शुड बी प्रोटेक्टेड, कॉन्फिडेंशियल डेटा जो बैंक्स एंड ऑल बड़े बड़े बैंक्स के होते हैं, तो बैंक्स को प्राइवेसी पॉलिसी फॉलो करना चाहिए। प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर क्या आता है, एक तो एम्प्लॉयज को ट्रेन करो, उनके संग नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाओ, या फिर 27001 का आईएसओ सर्टिफिकेशन ले लो, जिससे आप सारे सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करोगे, कस्टमर को भी कॉन्फिडेंट रहेगा कि हाँ ये बैंक जो है ये सारा सिक्योरिटी नॉर्म्स फॉलो करते हैं क्योंकि आईएसओ सर्टिफाइड है ना। और फिर आप कस्टमर से भी परमिशन ले लो, उनसे पूछ लो आपका कौन सा डेटा को नहीं बताना, कौन सा डेटा को हम लोग शेयर कर सकते हैं, यानी उनका कौन सा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कौन सा नॉन पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसका लिस्ट बनवा लो, अप्रूव करवा लो कस्टमर से, सेंसिटिव पर्सनल डेटा इन्फॉर्मेशन, याद रहेगा ये सब। और एसपीडीआई का मतलब क्या हो गया, वही बैंक डिटेल्स, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ स्टेटस, ठीक है, अकाउंट डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बायोमेट्रिक साइंस एंड ऑल, बोलो याद हुआ। और टैंपरिंग किस में था, टैंपरिंग और सोर्स डॉक्यूमेंट सेक्शन 65 में था, है ना। और 43 में क्या था, एकदम किसी के जाके कंप्यूटर को खराब कर दिया। 43A में क्या था, डेटा प्रोटेक्शन के बारे में। बताओ ये सब चैप्टर पूरा याद हुआ। और मनी लॉन्ड्रिंग का 3 स्टेप बताओ फटाफट, अगर आप ये मुझे बता दोगे मतलब आपको EIS पूरा एकदम ब्लड में घुस गया है। बताओ 3 तो प्रोसेस बताओ, 3 स्टेप मनी लॉन्ड्रिंग का। मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डर्ट मनी, ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी, व्हिच मींस कंसीलिंग द illegal proceeds, the source of illegal proceeds, है ना, and claiming them to be that they are coming from legitimate source, making them opaque. Yes, first step is layering. नहीं, पहला स्टेप लेयरिंग नहीं था, सॉरी, पहला स्टेप क्या था, प्लेसमेंट।
फिर था लेयरिंग, फिर था इंटीग्रेशन। वेरी गुड। प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट मतलब प्लेस की हेरा फेरी कर देना। रिश्वत लिया कॉलेज में, कॉलेज से रुपया को ट्रांसफर कर दिया छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के अलग अलग बैंक अकाउंट में। तो सोर्स ऑफ क्राइम से सोर्स ऑफ नॉन सस्पिशियस एरिया में शिफ्ट कर देना, ठीक है। और उसके बाद लेयरिंग, सीरीज ऑफ इन्वेस्टिंग डिसइन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बाइंग सेलिंग ऑफ शेयर्स, परचेजिंग प्रॉपर्टी, distancing the illegal money from its source to a far place, and finally transferring them or converting them into foreign currency by transferring them to Swiss bank and calling back to India by integrating them through हवाला transactions and all, ठीक है। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीद लेना, फॉल्स बीआर रिसीट दिखा देना, फॉल्स एक्सपोर्ट इनवॉइसेस खड़ा कर देना, फॉल्स चैरिटेबल डोनेशंस दिखा देना, कुछ भी कर देना, इंटीग्रेट कर देना। बोलो, was it difficult? No, it was very easy. लर्न हुआ, एकदम इजी है, कोई दिक्कत था? अब इसमें ना एक पैराग्राफ दिया हुआ बेसल फ्री नेटवर्क के बारे में, वो मैं आपको डायरेक्टली मैथ से पढ़ाऊंगी। बेसल फ्री नेटवर्क एक्चुअल में ना आरबीआई ने कमर्शियल बैंक के लिए बहुत सारे रेगुलेशंस लेकर आए। मतलब अभी क्या होता था ना, जो बैंक लोग होते हैं ना, उन लोग क्या करते थे, कस्टमर का पैसा ले लेते थे, लोन में दे दे रहे थे। अब बिना क्रेडिट वैलिडेशन के लोन में दे दिया, मान लो सामने वाला फुक्कड़ हो गया, तो रुपया का लॉस किसका हुआ? उन कस्टमर का, इनोसेंट कस्टमर का, जिनका पैसा बैंक के संग पड़ा हुआ था। अब बैंक बोल रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे तो ये सामने वाले ने पैसे ही नहीं दिया, मैंने लोन दिया था उसे। तो इसीलिए आजकल कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स आ गई है। पहले बेसल 1 नेटवर्क आया था, फिर 2, फिर 3 नेटवर्क आया। अब बेसल 3 रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बोलता है कि बैंक को कुछ पोर्शन ऑफ रुपया अपना भी लगाना पड़ेगा, खुद का कैपिटल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही बोल रहे कितना खुद का कैपिटल लगाएगा, कितना बाहर से पैसा ले सकता है। तो वही सब जो है कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स में बताया गया बेसल 3 नेटवर्क में। लेकिन वो नॉर्म्स क्या है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है। वो फाइनल लेवल पे मैं पढ़ाती हूँ, आपकी बुक्स में नहीं दिए, तो आपको उतना माथापच्ची नहीं करनी। तो अलग में ही एक टॉपिक है, उसके ऊपर अलग से एक चैप्टर है बेसल 3 नेटवर्क बोल के फाइनल्स में, ठीक है। आपके फाइनल लेवल में नहीं है, सीएमए फाइनल्स में, क्लियर है। तो बस बेसिकली बेसल 3 नेटवर्क के ऊपर अगर शॉर्ट नोट आएगा, 2 मार्क्स का आएगा ज्यादा, तो उसके बारे में आपको क्या लिखना है? टॉकिंग अबाउट कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक, कि दे शुड मेंटेन दिस मच ऑफ कैपिटल व्हिच दे कैन नॉट गिव इन द फॉर्म ऑफ लोन। उनको खुद का कैपिटल भी रखना पड़ेगा, कितना लिक्विड एसेट रखना है, कितना लोन दे सकते हैं, कितना क्रेडिट लेंडिंग कैपेसिटी होगा, ये सब चीज का उन लोग को नॉर्म्स मेंटेन करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। और फिर आजकल बैंक्स, मैंने बोला ना, 2 बुक्स मेंटेन करता है, ट्रेडिंग बुक मेंटेन करता है, फिर उसके बाद बैंक बुक मेंटेन करता है। तो ट्रेडिंग बुक में क्या एक्टिविटीज होगा, बैंक बुक में क्या होगा, सबका सेग्रीगेशन करना। तो यही सब बेसल 3 नेटवर्क में अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद डेटा वेयरहाउस मेंटेन करना, डेटा मार्ट्स मेंटेन करना। तो वो मैं आपको डायरेक्टली मैथ से बता दूंगी, एक पैरा है, शॉर्ट नोट आएगा 2 या 3 मार्क्स का ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब इसके पहले ना मैं आपको एक बार आपका मैथ दिखाना चाहती हूँ, और 2 केस स्टडी है इससे रिलेटेड, वो करेंगे। आओ, बहुत ईजी है केस स्टडी, कर लेते एक बार। आओ, इंस्टीट्यूट का मैथ खोलो, देखो ये बेसल 3 नेटवर्क, एक बार चलो मार्क कर ही लेते जब खुल गया डायरेक्टली, ठीक है। तो बेसल 3 देखो क्या बोल रहा है, बैंकिंग सुपरविजन के लिए लाया गया, रिस्क मैनेजमेंट के लिए। इट इज नथिंग बट अ टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट फॉर बैंक्स। रिस्क मैनेजमेंट टूल है ये फॉर बैंक टू एब्सॉर्ब शॉक्स राइजिंग फॉर फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस, ठीक है। रिस्क असेसमेंट, कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट को जानना, तो ये सब वर्ड लिखना होगा, कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स, बैंक्स का रिस्क असेसमेंट टूल, शॉक्स को एब्सॉर्ब करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है। तो अब ये जो है रिस्क मैनेजमेंट करेगा कैसे बैंक, तो उसके लिए प्रॉपर्ली उसको डेटा एंड ऑल मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तभी वो डिसाइड कर सकता है उसका टोटल असेट कितना, लायबिलिटी कितना है, कितना कैपिटल एडुकेसी नॉर्म होगा। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर सीबीएस सॉफ्टवेयर फॉलो कर रहा है तो बोल रहा है डेटा फ्रॉम सीबीएस सॉफ्टवेयर को कहाँ ट्रांसफर कर देगा, डेटा वेयरहाउस में। फिर वहां से वो क्या क्रिएट कर देगा, डेटा मार्ट, मल्टी डायमेंशनल क्यूब्स, ओलैप, 2 लैब सॉफ्टवेयर यूज करके छोटे छोटे डेटा मार्ट्स नहीं क्रिएट कर देता है, वही चीज बोल रहा है। फिर उससे क्या कर सकेगा, MIS रिपोर्ट्स एंड ऑल जनरेट कर सकेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके। तो इन लोग बेसल 3 नेटवर्क के बारे में बात नहीं की है, इन लोग डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके, कुछ था ही नहीं, ठीक है। दिस इज योर पेज नंबर 5.56, एक बार रीड कर लेना, कुछ है नहीं। तो मैंने बस जितना की पॉइंट्स मार्क करवाए उतना। ये लाया गया बैंक के सुपरविजन के लिए, ताकि बैंक शॉक्स को अब्सॉर्ब कर सके फाइनेंशियल क्राइसिस में। कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स के बारे में बात करता है, बैंक का रिस्क असेसमेंट के बारे में बात करता है। तो बैंक रिस्क असेसमेंट तभी कर पाएगा जब बैंक के पास प्रॉपर डेटा है बैंक का। और डेटा कहाँ पे मेंटेन होता है, सीबीएस सॉफ्टवेयर में।
सीबीएस सॉफ्टवेयर में डेटा वेयरहाउस से निकालना है डेटा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके, फिर उसको ओलैप सॉफ्टवेयर के जरिए कन्वर्ट कर देना, छोटे छोटे क्यूबिकल फॉर्मेट में डेटा मार्ट्स में कन्वर्ट कर देना, एमआईएस रिपोर्ट जनरेट करना, वही चीज दिया हुआ है। तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब, ठीक है। अब चलो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। अब और एक चीज यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग, बैंकिंग में टेक्नोलॉजी यूज करे सीबीएस सॉफ्टवेयर। तो अब वो रहा है 4 एरियाज के बारे में बात किया, टेक्नोलॉजी 4 एरियाज को कवर करता है, बिजनेस का प्रोसेस कैसा है, पॉलिसीज क्या है, प्रोसीजर क्या है, और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। जब भी आप कोई भी सीबीएस सॉफ्टवेयर लोगे तो ये 4 चीज को स्ट्रीमलाइन करना, प्रोसेस अच्छे से होना चाहिए, पॉलिसीज अच्छे से फ्रेम होना चाहिए, प्रोसीजर एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस होना। ये तो हमने पढ़ा ही है ना, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस मॉड्यूल भी तो होते हैं ना सारे सॉफ्टवेयर में, पॉलिसी मॉड्यूल, फंक्शनल मॉड्यूल, प्रोसेस मॉड्यूल, प्रोसीजर मॉड्यूल। तो यही बोल रहा है 4 इंपॉर्टेंट एरियाज है, टेक्नोलॉजी इन दीज 4 एरियाज, प्रोसेस, प्रोसीजर, पॉलिसीज, स्ट्रक्चर, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, दैट्स इट। मनी लॉन्ड्रिंग पूरा ये मेरा नोट से पढ़ना है, ठीक है। ये सब मैंने पढ़ा दिया, मैं मार्क भी नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि यहाँ लिख लो रेफर मैम नोट, पूरा मेरा हैंड रिटन नोट्स आप रेफर करो, पूरा हैंड रिटन नोट्स पूरा मैंने कराया। बस ये बार डायग्राम देखो, देखो क्या हो रहा है, डर्टी मनी कलेक्ट किया, कलेक्शन ऑफ डर्टी मनी, अलग अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया, छोटे छोटे लेयरिंग किया उसका, फिर फाइनली उसको दूसरे ऑफशोर बैंक में डाल दिया, स्विस बैंक में ट्रांसफर कर दिया वायर ट्रांसफर के जरिए, फिर दिखा दिया कि कंपनी वाई को लोन मिला, एक झूठा कंपनी खड़ा कर दिया लोन वाई, और वाई को दिखा दिया लोन मिला ऑफशोर बैंक से, वही फॉल्स डॉक्यूमेंट क्रिएट करके, फिर ये पैसा आया, पैसा से रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, याच खरीद लिया, जेट्स खरीद लिया, देख रहे हो, आइलैंड खरीद लिया, इंटीग्रेशन कर दिया, है ना। तो ये पूरा प्रोसेस बताया, तो ये ऑलरेडी मेरे नोट से करना है, मैंने पूरा पढ़ा दिया, सब ये कवर्ड है। फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, साइबर क्राइम मैंने आपको पढ़ाया, उसका एक्टिविटीज, साइबर क्राइम में क्या क्या हो सकता है, सब पढ़ा दिया। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में आपको पढ़ाया, ये सब यहाँ से करना ही नहीं है, सब मेरा नोट, पूरा मेरा नोट्स लास्ट तक, पूरा चैप्टर का एंड हो गया, चैप्टर एंड्स सब मैंने पढ़ा दिया। हाँ, यहाँ तक पूरा नोट्स लिख लो, मैम नोट्स। ब्लाइंडली मेरे को ट्रस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो अपने आप नोट्स को मैच कर लेना, पूरा डिटो सेम, ठीक है। पूरा मैंने इसको बहुत अच्छे से टेबल फॉर्मेट में आपको दे दिया, आपकी सिंप्लिसिटी के लिए, आप आराम से एंजॉय करो, कुछ नहीं, आप खाली एंजॉय करो, आप खाली पढ़ाई करो, आपको कुछ मेहनत नहीं करना। अब चलो एक बार हम लोग ये इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, पढ़ो आप फटाफट। अच्छा ये वाला बाद में पढ़ेंगे, नहीं इसी से रिलेटेड है ना, हाँ एक बार पढ़ लो। मिस्टर शोरेन has recently been associated with the procurement and sale of drugs and narcotics without a license, which is illegal as per Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985. Major part of the sales proceed amounting to 65 lakh was collected and routed through various bank account held in SNFC Bank, which was subsequently advanced to bogus company. झूठी कंपनियां खोल दी गई, तो वही सब बोल रहा है, लेजिटिमेट सोर्स में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है। These activities were carried out with the assistance of one of the employee, Mr. Sushil, ठीक है, जो बहुत सारे कंप्यूटर सोर्स कोड को ऑल्टर करके ट्रांजैक्शन के कोड्स का हेराफेरी किया। Series of transaction ranging from 10,000 to 1 lakh was initiated in a month, depositing the amount of 65 lakh in NSFC Bank. However, NSFC Bank had failed to keep proper record of information. Bank fail हुआ, बैंक ने information नहीं रखा। Furthermore, it later found that staff member of the bank, जिसका रिलेटिव एक इंश्योरेंस एजेंट था, यूज्ड टू ऑब्टेन मेडिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द कस्टमर हैविंग अकाउंट विद द बैंक फॉर ऑब्टेनिंग पर्सनल बेनिफिट। दो चीज को ब्रीच किया गया है, बताओ, दो चीज को ब्रीच किया गया है। एक तो वो कस्टमर का जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो मेंटेन नहीं करके रखा, क्योंकि देख रहे हो एक मेडिकल कंपनी का रिकॉर्ड्स था यहाँ पे बैंक में, बट उसका एक इंश्योरेंस एजेंट उसको यूज करके कुछ भी करता था, ट्रांजेक्शन एंड ऑल। और दूसरा यहाँ पे क्या बोला गया, आप समझ गए, तो क्या बोला गया दूसरा, कि ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड, कस्टमर का केवाईसी डॉक्यूमेंट एंड ऑल मेंटेन नहीं किया। तो which amongst the following activity carried out by Mr. Shoren could be considered as an offense of money laundering? बोला कौन सा ऑफेंस हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग का? Which of the following is an offense for money laundering? बताओ, read the options and tell me the answer. इसमें से बोल रहा है कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है, they are asking which of the following is the offense of money laundering? यही तो ना, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब क्या करना, लेयरिंग करना, इंटीग्रेशन करना, इलेजिटिमेटेड को लेजिटिमेट सोर्स में कन्वर्ट करना। अब क्या बोल रहा है देखो, नेक्स्ट पढ़ो, सोर्स
कोड ऑल्टर किया, सोर्स डॉक्यूमेंट के संग खिलवाड़ किया गया, सोर्स डॉक्यूमेंट के संग। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है आईटी एक्ट का एक सेक्शन जिसमें टैंपरिंग विद सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में लिखा था, वो किस सेक्शन में कवर था? सेक्शन 65। यस, मिस्टर शोरेन वाज इन्वॉल्वड इन द कलेक्शन एंड सेल ऑफ इलीगल ड्रग एंड गॉट द रूटिंग डन थ्रू यूएस बैंकिंग। ये कौन सा स्टेज है मनी लॉन्ड्रिंग का? ये मनी लॉन्ड्रिंग का कौन सा स्टेज है बताओ? सबसे पहले प्रोसीड्स लिया यानी प्लेसमेंट, छोटे छोटे टुकड़े करके, और फिर उसके बाद बोगस कंपनी क्रिएट किया यानी लेयरिंग किया। तो प्लेसमेंट और लेयरिंग है ये, प्लेसमेंट और लेयरिंग। अगर यहाँ लिखा रहता प्रॉपर्टी खरीद लिया तो इंटीग्रेशन हो जाता, प्लेसमेंट एंड लेयरिंग। 4 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 में। अब ये देख रहे हो इंश्योरेंस एजेंट जो है उसका इंफॉर्मेशन को चुरा चुरा कर कुछ और काम ही कर रहा था, बताओ ये क्या होगा? ऑल्सो प्राइवेसी डिटेल मेंटेन नहीं हुआ कस्टमर का, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लीक किया गया। तो ये कौन सा रिस्क के बारे में बात कर रहा है बताओ? और फिर उसके बाद ये भी ब्रीच किया, क्या ब्रीच किया? कि वो डेटा मेंटेन नहीं करके रखा कस्टमर का केवाईसी डॉक्यूमेंट। ये पीएमएलए में बोला गया था ना कि डॉक्यूमेंट को 5 साल तक मेंटेन करना है, केवाईसी डॉक्यूमेंट और को ये मेंटेन नहीं किया, तो कंप्लायंस रिस्क भी कर लिया और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क भी कर लिया, दोनों ही रिस्क हो गया। यस, नेक्स्ट। चलो अभी वाले इलस्ट्रेशन आप अपने आप पढ़ो, गिविंग यू द टाइम, रीड इट, इसको रीड करो। चलो, GNI Bank is one of the age-old conventional bank which offers an array of banking services like EFT, collection, clearing, letter of credit guarantee to its customer. To provide latest functionality and to improve the overall efficiency with respect to banking services, it has recently implemented a core banking solution. It has also put in place the necessary controls. Okay. Mr. Doshi, a senior software developer having a saving bank account with GNI Bank, has requested for internet banking facility. He also applied and produced all the necessary documents for availing a housing loan from the said bank. To the procedure followed, sanctioning housing loan are quite stringent. GNI Bank offer floating interest rate and offer comparatively higher interest rate on FD compared to the other bank in state also. Given below are the feature of core banking. ठीक है, पढ़ो अब क्वेश्चन आंसर बताओ। Given below are the feature of core banking implemented by the bank to prove advantageous to both bank and its customer. Which of the following advantages would relate the most to Mr. Doshi, who has recently availed a housing loan? In terms of effortless internet banking, reliance on transaction balancing, highly dependent system based control, daily, half yearly and annual closing, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग हो गया ना उसका, तुरंत के तुरंत लोन सैंक्शन हो गया, तो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग सारे ट्रांजैक्शन का बिकॉज ऑफ दिस कोर बैंकिंग सिस्टम। GNI बैंक ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ लोन प्रोसेसिंग चेक्स बोरोवर्स एबिलिटी, चेक करता है कि वो लोन रिपे करेगा कि नहीं। ये प्रोसेस बोल रहा है अप्रूवल का, ये किस प्रोसेस को रेफर किया गया है? ये क्या चीज का प्रोसेस है? याद है ये कौन करता है? अंडर राइटिंग टीम, अंडर राइटिंग एंड वैल्यूएशन टीम नहीं करता, चेकिंग करता है फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी, उसका हिस्ट्री। अंडर राइटिंग टीम मैंने बताया था ना लोन्स के सैंक्शन में, आपको याद है कि नहीं बताओ? GNI Bank has also implemented necessary control to ensure safeguard against its exposure of IT risk. जब भी कनेक्शन बनता है ना तो बोले दूसरे सर्वर से कनेक्शन बनता है, मेन सर्वर से कनेक्शन नहीं बनता। तो किस से कनेक्शन बनता है? मैंने आपको बोला था अलग अलग एटीएम चैनल के ऊपर कौन बैठा है, मेन चैनल नहीं, उसका एक सर्वर है, प्रॉक्सी सर्वर, याद है? उसके संग कनेक्शन बनता है। दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। GSI Bank has also implemented necessary control to ensure safeguard against the exposure to the IT risk. Which among the following controls should be implemented when risk arises due to lack of inadequate management, direction and commitment to protect information asset? The identity of user is authenticated. Security policies are established and management monitors compliance with policies. मैनेजमेंट को लेके कंट्रोल्स के बारे में बात कर रहा है, तो यही होगा, मैनेजमेंट को लेकर मैनेजमेंट को मॉनिटर करना चाहिए। आंसर में ही लिखा हुआ है, क्वेश्चन में मैनेजमेंट के बारे में पूछा क्या कंट्रोल्स होना चाहिए, तो यही होगा ना कि मैनेजमेंट के संग पॉलिसीज बनाओ कि मैनेजमेंट जो है सारा फॉलो करे। तो दैट्स इट। अब ये एक पढ़ लेना आप, ये एग्जांपल कुछ नहीं है, रीड कर लो, चलो मेरे सामने ही कर लो। व्हेन अ कस्टमर विजिट्स द वेबसाइट ऑफ द बैंक, इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाता है सब कुछ उसके बारे में, आईपी एड्रेस, उसका ब्राउजर जो यूज किया है, ओएस यूज किया है, सब कुछ ठीक है। द पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आर कलेक्टेड एंड यूज्ड बाय द बैंक
to offer new online experiences. In case of online bill payment, personal information about the transaction and how customer interact with third party, such as utility company or phone company is collected. The customer must be provided access to change information for their account logging. The customer should be able to control how their non-personal information is collected and used online. तो वही बोल रहा है, कस्टमर को अलाउ करना चाहिए कि उनका अगर कोई एनपीआई या नॉन पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसको बैंक कलेक्ट कर रहा है, तो मैंने बोला था ना, कस्टमर का कंफर्मेशन ले लो, एक सेग्रीगेशन बना लो, एक फॉर्म कलेक्ट कर लो कस्टमर से कि ये इन्फॉर्मेशन आप कस्टमर का कोई किस्म भी शेयर कर सकते हो अपना प्रैक्टिस के लिए, एज योर प्रैक्टिस, ठीक है। अब एकदम स्टार्टिंग में ना एक फंक्शनल आर्किटेक्चर बोल के डायग्राम था, वो रह गया था, वो मैंने इसलिए लास्ट में रखा था क्योंकि हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया। अब आपको बहुत इजी लगेगा। एक डायग्राम मुझे याद है मैंने छोड़ दिया था फंक्शनल आर्किटेक्चर को लेकर। नॉर्मल आर्किटेक्चर तो हमने किया ही था पूरा, ये मेन जो आर्किटेक्चर था वो तो किया ही था। पेज नंबर बताओ मुझे। ये वाला फंक्शनल आर्किटेक्चर ऑफ सीबीएस, ठीक है। तो कुछ नहीं है इसमें, एकदम इजी है। हमने तो पूरा प्रोसेस कर डाला सीबीएस का, कासा का किया था, क्रेडिट कार्ड का किया था, ट्रेजरी ऑपरेशंस का किया था। चलो अगर आपको ईआईएस में एग्जामिशन चाहिए तो आपको ये याद होगा, ट्रेजरी ऑफिस का 3 पार्ट्स क्या क्या था, ये बता दो मुझे। 3 पार्ट्स क्या क्या था ट्रेजरी ऑफिस का? 3 पार्ट्स क्या क्या था? ट्रेजरी ऑपरेशंस मैंने आपको लास्ट क्लास पढ़ाया था। इसका 3 पार्ट्स क्या क्या था? फटाफट मुझे आंसर चाहिए। 3 पार्ट्स क्या क्या था ट्रेजरी का? आई वॉन्ट टू नो द आंसर। ट्रेजरी ऑपरेशंस का 3 पार्ट्स था, क्या क्या था? वेरी गुड। सबसे पहले था फ्रंट एंड, ठीक है। और क्या था? फ्रंट ऑफिस जिसको बोलते हैं। फिर क्या था बताओ? और फ्रंट ऑफिस क्या था? डीलिंग रूम। फ्रंट ऑफिस वाज अ डीलिंग रूम, जहां वो क्लाइंट के ट्रेडिंग एक्टिविटीज को कैप्चर करता था, ट्रेड डील्स फाइनलाइज करता था, है ना। बैक ऑफिस था, वेरी गुड। और बीच में कौन था? मिडल ऑफिस। बीच में कौन था? मिडल ऑफिस, ठीक है, मिडल ऑफिस। रिकंसिलिएशन एंड ऑल कौन करता था? फोबो का रिकंसिलिएशन, फ्रंट ऑफिस बैक ऑफिस रिकंसिलिएशन, नोस्ट्रो अकाउंट रिकंसिलिएशन सब बैक ऑफिस करता था, याद है ना। फिर एक एग्रीमेंट का नाम मैंने बोला था, नोद्रो नहीं है, नोस्ट्रो है, NOSTRO, नोस्ट्रो अकाउंट। नोस्ट्रो, डी नहीं है, NOSTRO, नोस्ट्रो वोस्ट्रो। नोस्ट्रो अकाउंट इज एन अकाउंट ऑफ अ बैंक विच इट इज ओपनिंग इन फॉरेन करेंसी इन अनदर बैंक, नोस्ट्रो अकाउंट, है ना, नोस्ट्रो वोस्ट्रो। और फिर उसके बाद मैंने और एक चीज बोला था कि एक एसोसिएशन है, उसका एग्रीमेंट सारे काउंटर पार्टीज को अबाइड करने पड़ेंगे। उस एग्रीमेंट का नाम क्या था? याद करो। द इंटरनेशनल डैश एंड डैश एग्रीमेंट, एसोसिएशन एग्रीमेंट। चेक करेगा फ्रंट ऑफिस की एग्रीमेंट है कि नहीं, काउंटर पार्टीज का, क्लाइंट्स का, कॉर्पोरेट बोरोवर्स का, या इंटर बैंक्स का जो पार्टिसिपेट करते हैं ये सब चीज में। क्या था उसका नाम? क्या था बताओ मुझे। हाँ क्या था? इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन। हाँ, इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन। ये सब लिख पाओगे ना? और अगर ये आंसर दे दोगे तो मतलब एकदम आप भयानक वाला अच्छा पढ़ रहे हो। फिर याद है मैंने एकदम लास्ट में आपको एक पॉइंट बोला था कि जो बैक ऑफिस है अभी ट्रेंडिंग में है कि एक नया सर्विसेज दे रहा है, जो कि नया कुछ नहीं है बट ऐसे बोल दिया, उसका एक वर्ड था, एक नाम था, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन, एक्सेप्शनल केस के बारे में कुछ बताया था। वो टर्म क्या था? आई वांट टू नो दैट टर्म। एक टर्म था बैक ऑफिस में दिया था, बैक ऑफिस इज आल्सो गिविंग दीज सर्विसेज, एक्सेप्शनल प्रिंसिपल बोलकर लिखा हुआ था, जो पूरा इंटरनल डॉक्यूमेंट को मिला रहा है एक्सटर्नल सोर्सेज के संग, चेक कर रहा है, ऑथेंटिकेट कर रहा है सब ठीक है कि नहीं है। एक टर्म था जो कि आजकल सीबीएस सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करके रखते हैं बैक एंड ऑफिस में चेक करने के लिए। यस वेरी गुड, एसटीपी। एसटीपी याद है ना? एसटीपी, एसटीपी याद है? तो एसटीपी का फुल फॉर्म क्या था? एसटीपी का फुल फॉर्म क्या था? व्हाट वाज द फुल फॉर्म फॉर एसटीपी? फुल फॉर्म क्या था एसटीपी का? बताओ 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 बताओ, एसटीपी का फुल फॉर्म क्या था? कम ऑन टेल मी। एसटीपी का फुल फॉर्म भी आ सकता है एग्जाम में अलग से। आई वांट टू नो। याद करो, दिमाग में जोर डालो, याद आ जाएगा, बहुत इजी है। आई वांट टू नो द आंसर। एसटीपी का फुल फॉर्म क्या था? बैक ऑफिस में एकदम लास्ट लाइन में लिखा होता है एसटीपी, एक्सेप्शनल प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन बोलकर, ऐसे। मुझे बताओ, मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा, फंक्शनल आर्किटेक्चर में देखो क्या दिया हुआ है। अब एक बैंक होता है ना, वो क्या करता है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को भी सर्विसेज देता है और कंज्यूमर बैंकिंग भी करता है। तो कंज्यूमर बैंकिंग में क्या चीज का अकाउंट खुलेगा? सेविंग्स अकाउंट, कोई एफडी करवाएगा, कोई रिटेल लोन लेगा, कोई बैंक लोन, मॉर्गेज लोन लेगा,
तो वही चीज बोल रहा है यहाँ पे। कोई इंश्योरेंस सर्विसेज लेगा, म्यूचुअल फंड अगर देता है तो। कॉर्पोरेट बैंकिंग में करंट अकाउंट खुलवाना जरूरी है ना। लोन सिंडिकेशन मतलब आप समझ लो, जब बड़े कॉर्पोरेट को बड़ा अमाउंट ऑफ लोन चाहिए तो 2-3 बैंक मिलकर एक संग फाइनेंस करते हैं, तो उसको बोला जाता है सिंडिकेशन। सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बताया था ना, बहुत सारे करते हैं फॉरवर्ड, उनको लोन चाहिए फॉरेन एक्सचेंज में, तो बैंक ही तो देता है उनको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मेंटर करके। गारंटीज देता है, बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग मतलब वही लेटर ऑफ क्रेडिट एंड ऑल। तो ये दोनों दे दिया। तो ये प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहा है, ये हो गया एंटरप्राइज सीआरएम। अब फंक्शनल सर्विसेज, एक बैंक में क्या क्या फंक्शंस वो परफॉर्म करता है। स्टैंडिंग ऑर्डर्स है ना, बिल पेमेंट अपने आप कर देता है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट करता है, क्लियरिंग ऑफ चेक्स एंड ऑटोमेटेड क्लियरिंग सर्विसेज, रेफरल सर्विसेज, लिमिट्स देना, बैंक ओडी लिमिट्स, कोलैटरल सिक्योरिटी लेना, पेमेंट करना, स्वाइप सिस्टम, पूलिंग करना, सबके डिपॉजिट को पूल करके इकट्ठा करना, ठीक है। ये हैंड्स ऑफ से रिलेटेड था एसटीपी, ओके। तो ये फंक्शनल एरियाज हो गया। तो सबसे पहले सीआरएम का सॉफ्टवेयर, फिर क्या क्या प्रोडक्ट्स है कॉर्पोरेट बैंकिंग के लिए, रिटेल बैंकिंग के लिए, फिर फंक्शनल सर्विसेज, फिर उसके बाद बोल रहे हैं रीयूजेबल बिजनेस कंपोनेंट्स क्या क्या है। जो इंटरेस्ट है वो एक बार फिक्स किया वो चलता है सालों साल। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रूल्स जो है इनका, डिस्काउंट प्राइसिंग फैसिलिटी, सिग्नेचर वेरिफिकेशन, बैंक मैनेजमेंट, एक्सचेंज रेट। तो ये सब का क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग कैसे होगा, लेजर्स क्रिएट करेगा, मल्टी करेंसी में भी क्रिएट करेगा अगर वो फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व है, ट्रांजैक्शन मैनेजर सब लेजर्स क्रिएट करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर 24/7 अवेलेबल है अगर, मल्टीलिंगुअल मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस में। फिर उसके बाद किसको कितना एक्सेस देना, फिनैकल में, फिनैकल इज द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर, एक्सेस कंट्रोल है ना, यूजर का एक्सेस कंट्रोल, सिंगल साइन ऑन, एक बार साइन करना है कि मल्टीपल साइन ऑन, सर्वर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो वही सब है, एक बार रीड कर लेना। आर्किटेक्चर में क्या क्या बोला है, पहले सीआरएम सॉफ्टवेयर लगा दिया, फिर वो उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, क्या क्या फंक्शनल एरियाज है, कौन कौन से कंपोनेंट को चेंज नहीं करना है, अकाउंटिंग की क्या क्या चीज का आपको क्रिएट करना पड़ेगा, जनरल लेजर्स एंड ऑल, एंड फाइनली इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो कुछ है नहीं इसमें, ये बस ये डायग्राम जो है इसको लर्न कर लेना, वेरी इजी, दैट्स इट। एंड और एक चीज जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग, एसटीपी का फुल फॉर्म याद रहेगा, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग, ठीक है। तो अब तो नहीं भूलोगे मेरा गारंटी, अब एक बार सुन लियो अब नहीं भूलोगे, ये सब वर्ड लिख कर आना अगर आ गया बाई चांस बैक ऑफिस के बारे में, ठीक है। सो दैट्स इट, दिस चैप्टर वाज वेरी ब्यूटीफुल, डन। देखने में लेंदी है बट बहुत इजी और शॉर्ट एंड सिंपल है ना। ये चैप्टर हमारा ओवर हो गया, हंसी खुशी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई एम गोइंग टू टेक योर लीव। पूरा चैप्टर वापस एक बार रिवाइज कर लो अगर आपको एग्जाम्स तक इसको याद रखना है, और नोट्स के बारे में चिंता मत करो, सब जी ड्राइव लिंक में अपडेट हो जाता है। ऑलराइट, बाय, टेक केयर, एंजॉय योर डे।